नमस्कार सभी को, मैं राकेश नागर एमजीसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं, है ना, सीयूटी के लिए, जो पीसीएम ग्रुप का होने वाला है। जो 21 मई जो है उस दिन जो पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट के अंदर, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पेपर को समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग, है ना। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। पेपर जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही दिया गया है ना। और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स फॉर केनिजाओ रिएक्शन। सबसे पहले केनिजाओ रिएक्शन के लिए हमको कुछ स्टेटमेंट दिए गए ना, कुछ स्टेटमेंट दिए गए और ऑप्शन हमको नीचे दिए गए हैं। स्टेटमेंट के बारे में बोला है कि करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट मतलब सही बताना है। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि गलत पूछा है कि सही पूछा है ना। हमसे सही पूछा है तो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, एज ए स्टेटमेंट अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है टेक प्लेस इन एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, है ना। कीटोन कभी भी केनिजाओ रिएक्शन नहीं देते हैं, और एल्डिहाइड भी कौन से एल्डिहाइड देते हैं, जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, वही क्या देने वाले हैं, केनिजाओ रिएक्शन देंगे। मतलब पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत। जब पहला स्टेटमेंट गलत हुआ तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, फिर दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, फिर तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, फिर चौथा ऑप्शन चेक करेंगे। देखो, पहले ऑप्शन को चेक किया तो ए को ये करेक्ट बता रहा है, लेकिन ये बात तो गलत है। तो बोलो पहला ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। जहां जहां ए है वो ऑप्शन सब हटा दो। बोलो ए और डी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब इन दो में से कोई अपना एक आंसर होने वाला है। और देखो अगला स्टेटमेंट देखो, टेक प्लेस इन एल्डिहाइड हैविंग एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट कैसा होगा, करेक्ट होगा। वो ही एल्डिहाइड केनिजाओ रिएक्शन देंगे जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद जो है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, बिल्कुल, है ना। केनिजाओ रिएक्शन जो है कैसी होती है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, करेक्ट। और फिर अगला क्या बोला, गेट अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट एंड ईथर। बिल्कुल ये बात जो है बिल्कुल गलत होने वाली है। मतलब बी और सी अपना आंसर आने वाला है। बी और सी किसमें, बोलो सी वाले में, सी वाला ऑप्शन होगा। अब समझो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे होने वाली है ना। सबसे पहले जो है, जैसे मान लो मैंने यहां लिखा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। जब अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये केनिजाओ रिएक्शन देता है। जब भी एल्डिहाइड होता है, ध्यान देंगे, जब भी एल्डिहाइड केनिजाओ रिएक्शन देता है, जब भी एल्डिहाइड केनिजाओ रिएक्शन देता है, और वो भी बोलो किसकी प्रेजेंस में होने वाला है, कंसंट्रेटेड बोलो NaOH की प्रेजेंस में होने वाला है ना। केनिजाओ रिएक्शन जो है कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में होने वाला है। और यहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है एसिड सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, मतलब लवण बनने वाला है, अम्ल का लवण बनेगा। और साथ में जो बनता है वो बनता है एल्कोहल। साथ में क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्बन बिल्कुल सेम होने वाले हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा HCHO लिखा है, तो बोलो इसका जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा HCOO, Na बनने वाला है। और बोलो दूसरा जो बनेगा CH3OH बनने वाला है। क्या बनेगा, CH3OH। नंबर ऑफ कार्बन सेम, एक कार्बन तो एक कार्बन वाला सॉल्ट, एक कार्बन है, एक कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो बोलो बी और सी में जो है ना, बी वाला तो अपने को समझ में आ गया कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, लेकिन सी जो है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये रिडॉक्स का एक पार्ट होने वाला है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है, एक ऐसी अभिक्रिया होती है, एक ऐसी रिडॉक्स अभिक्रिया होती है जिसके अंदर एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। किस तरीके से होने वाला है समझेंगे बात को, है ना। किस तरीके से होने वाला है, मैंने यहां लिखा कार्बन डबल बॉन्ड बोलो H, है ना, डबल बॉन्ड O, और यहां लिखा H, और यहां लिखा बोलो H, ठीक है। बोलो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, बोलो ये H, और ये बोलो C डबल बॉन्ड O, और यहां बोलो O, और फिर बोलो Na बनेगा, ठीक है। और सेकंड जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, बोलो कार्बन, और ये बोलो H, ये बोलो H, ये बोलो H, और यहां बोलेंगे O, और फिर बोलेंगे H। बोलो इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको चेक करना है ना। इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको चेक करना है, ठीक है। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन चेक करते हैं। चलो तो कैसे चेक करेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे हो रही है ये समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेक करते हैं, किसी का स्ट्रक्चर यदि दिया गया है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण किसी एटम के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, वही उस एटम की क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो बोलो यहां देखेंगे ध्यान से, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा किसकी होती है, तो हम बोलेंगे कार्बन की। तो बोलो यहां प्लस आएगा और यहां बोलो माइनस आएगा।
फिर बोलो यहाँ प्लस और यहाँ बोलो -1, यहाँ बोलो -2 और यहाँ बोलो क्या आने वाला है +2 आने वाला है। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, -2 और +2 कैंसिल आउट हो गए, कितना आने वाला है, तो हम बोलेंगे 0। बोलो क्या बोलेंगे, 0। अब इसके बाद जो है यहां ध्यान देंगे, चलो यहां यदि अपन चेक करें तो बोलो ये क्या आएगा -1 और ये बोलो +1। ठीक है, फिर बोलो यहाँ -1 और ये बोलो +1। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। उसके बाद यदि अपन चेक करें तो यहाँ बोलो -2 और यहाँ बोलो क्या आएगा +2, मतलब ये -1 +1 खत्म हो जाएगा। कार्बन जो रहेगा वो किस में आने वाला है, +2 में। कार्बन किस में आने वाला है, +2 में। फिर यहाँ चेक कर लो, चलो है ना, यहाँ यदि अपन चेक करें तो बोलो ये क्या आने वाला है +1 और ये बोलो -1, फिर बोलो +1 ये बोलो -1, ये बोलो +1 ये बोलो -1 और फिर यहाँ -1 और ये क्या बोला जाएगा +1 +1 क्या हो जाएगा खत्म। बोलो यहाँ कार्बन जो रहेगा वो किस में रहेगा, -2 में। ठीक है क्या, बोलो एक ही एटम, एक कार्बन एटम है जो 0 से कहां जा रहा है, +2 में भी जा रहा है और 0 से कहां जा रहा है, -2 में। जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कम होती है, तो हम बोलते हैं रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज, तब हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो एक ही एटम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है क्या, तो इसीलिए हमने बोला है कि ये स्टेटमेंट कैसा होने वाला है, एकदम करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों का जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, बोलो सी, बी और सी एकदम करेक्ट होने वाले हैं, एकदम सही होने वाले हैं। क्लियर है क्या, चलिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन हमारे सामने आया है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर, है ना, 298 केल्विन इज गिवन। ठीक है, चलो गिवन अपने को, ठीक है, यहाँ पे गिवन जो है अपने को कुछ दिया ही नहीं है, ये क्वेश्चन अपने को गिवन है। ठीक है, देखो ध्यान से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान सब समझने की कोशिश करो। हाइड्रोजन के बारे में हमको बोला गया है, तो इसके अंदर जो है नॉनेस्ट इक्वेशन आती है, कभी हम सुना हो हम लोगों ने, है ना, तो ई सेल, है ना, पोटेंशियल निकालना है तो ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल। क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस बोलो 0.06 और डिवाइड में क्या लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा। डिवाइड में क्या लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलो लॉग लिखा जाएगा। ठीक है, लॉग लिखा जाएगा और फिर यहाँ बोलो प्रोडक्ट अपॉन में बोलो रिएक्टेंट लिखा जाएगा। प्रोडक्ट अपॉन क्या लिखा जाएगा, रिएक्टेंट लिखा जाएगा। ठीक है, और ये प्रेशर वाला केस है, तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, बोले ई सेल इज इक्वल टू बोलो ई नॉट सेल लिखा जाएगा, ई नॉट सेल लिखा जाएगा, फिर माइनस बोलो 0.06 लिखा जाएगा, है ना, 0.591 के आसपास होता है अपने, है ना, 6 लिखा है। डिवाइड में बोलो एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड जो होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं, कितने ग्रहण किए जा रहे हैं, वो यहाँ पे एन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद बोलो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेशर, है ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बोलो प्रेशर, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा प्रेशर, और डिवाइड में H+ का जो कंसंट्रेशन है वो नीचे लिखा जाएगा। H+ का जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि H+ जो है वो कंसंट्रेशन में होगा और हाइड्रोजन जो H2 होगा वो किस में होगा, प्रेशर के फॉर्म में होने वाला है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, चलो हम एसआरपी के बारे में बात कर रहे थे ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब H+ है ना, जब H+ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो मैंने बोला यहाँ क्या बनाएगा H2, कितने H+ लगेंगे, 2 H+, है ना, कितने H+ लगेंगे, 2, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने लगने वाले, 2, तो बोलो यहाँ पे एक H2 बन जाएगा। ठीक है, चलो तो ये n की वैल्यू, यही क्या होने वाली है, n की वैल्यू होने वाली है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, प्योर वाटर के अंदर बोला है ना, प्रेशर कितना लगेगा कि उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ई सेल निकालना है। क्या निकालना है, ई सेल निकालना है, इक्वल बोलो ई नॉट सेल, है ना, तो मैं ई नॉट सेल की वजह सीधे लिख सकता हूँ। ई नॉट सेल जो हाइड्रोजन का अपन मान के चलते हैं, एसआरपी जो होता है, एसआरपी हो या एसओपी हो, है ना, वो कितना मान के चलते हैं, बोलो 0, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो हाइड्रोजन का जो एसआरपी निकाला गया है वो कितना होता है, 0, मतलब स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है ना, वो कितना होने वाला है, 0, तो बोलो यहाँ लिखा जाएगा माइनस। ठीक है, उसके बाद 0.06 लिखेंगे, डिवाइड में बोलो n की वैल्यू क्या आ गई, 2। इसके बाद जो है अब लिखा जाएगा, चलो अब चेक करो प्रेशर, है ना, मैं यहाँ पे कितना प्रेशर, मुझे यहाँ जो पूछा गया है PH2 यही मुझे पूछा है, और यहाँ लिखा जाएगा बोलो H+,
क्या पूछा जाएगा बोलो, H प्लस है ना। मुझे क्या पूछा गया है, PH2, कितना प्रेशर यहां रखा जाए कि ये जो ई सेल है ये कितना हो जाए, 0 हो जाए, ये कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो बोलो सबसे पहले 8 है ना, 298 केल्विन है ना, 298 केल्विन का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पर H प्लस जो होता है वो कितना होता है, वो कितना होता है 10 की पावर बोलो कितना होता है 7 मोल पर लीटर होता है, 10 की पावर -7 मोल पर लीटर होता है, ठीक है। और OH माइनस भी इतने होता है, ये हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते हैं ना, साम्य वाला चैप्टर होता है अपने 11th में, उसके अंदर हम लोग आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जब पढ़ते हैं KW, वहां से ये वैल्यू अपन उठा के लाए हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इतना H प्लस होता है ना, 298 केल्विन टेम्परेचर पर जो है H प्लस इतना होता है, बिल्कुल इतना होता है, ठीक है। तो बोलो सबसे पहले है ना, सबसे पहले जो है ई सेल लिखा जाएगा। चलो ई सेल हमको कैलकुलेट करना है, जो कितना अपने को लाना है, 0 लाना है ना, 0 लाना है, मतलब आंसर 0 आना चाहिए कि मैं कितना प्रेशर रखूं कि 0 आ जाए, है ना। तो बोलो हिट एंड ट्रायल मेथड अपन लगा सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। वरना ऐसे में अपन सोल्व करने जाएंगे तो कैलकुलेशन बहुत टफ रहेगी और एंटी लॉग हमको आएगा नहीं, है ना, तो कठिन पड़ेगा, है ना। 0.06 डिवाइड में बोलो 2 और यहां लिखा जाएगा बोलो लोग, है ना। अच्छा ये यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा ना, थोड़ा ध्यान रखना है ना, ये 2 है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट साथ में लेके चलना है, ठीक है। चलिए तो मैं अब जो है PH2 यहां लिखता हूं और बोलो यहां मैंने क्या लिखा बोलो H प्लस, है ना, क्या लिखा बोलो H प्लस, है ना। और H प्लस की जगह वैल्यू सीधा पुट कर रहा हूं, है ना, H प्लस की जगह सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखो कितना है 10 की पावर बोलो -7 और क्या लिखा जाएगा बोलो स्क्वायर, क्या लिखा जाएगा बोलो स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ये PH2 कितना रखूं कि ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लो यार, पहला ऑप्शन रख के देख लेंगे क्या ये कैंसिल आउट हो गया, log 1 आना चाहिए क्योंकि log 1 क्या होगा 0, और जब 0 होगा तो 0 इंटू सब होगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0, मतलब मैं ये PH2 है ना, ये PH2 ही मुझे ऑप्शन में दिया गया है, ये PH2 ही मुझे क्या दिया गया है, ऑप्शन के अंदर दिया गया है। मैं यहां कितनी वैल्यू रखूं कि पूरा कैंसिल आउट हो जाए, वो log क्या आ जाए 1 आ जाए, मतलब 0 माइनस बोलो 0.06 डिवाइड में क्या लिखा जाएगा 2 और ये बोलो log लिखा गया। PH2 की वैल्यू यदि मैं 10 की पावर -14 रखता हूं तो बोलो 10 की पावर बोलो -14 यदि मैं रखता हूं डिवाइड में बोलो ये भी कितना हो जाएगा 10 की पावर बोलो -14। ये पूरा कंप्लीट जो है, ये पूरा कंप्लीट जो है क्या होने वाला है, कैंसिल आउट, log 1 होगा, और जब log 1 होगा तो log 1 मतलब क्या होता है 0, तो पूरा ये कंप्लीट क्या होने वाला है 0, मतलब ई सेल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ई सेल क्या हो जाएगा 0, मतलब हम लोगों का जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है, बी मतलब बॉम्बे आने वाला है, ठीक है। क्या इतनी बात मेरी सभी को समझ में आई होगी, है ना। बिल्कुल ननेस्ट इक्वेशन लगने वाली है हाइड्रोजन वाली, ये बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड अपन लगाएंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल अपने को लगने वाला है, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड, है ना। देखो ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये क्वेश्चन होने वाला है जिसमें नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन दिया है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से, मतलब ये जो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आते हैं ये सबसे ज्यादा सिंपल होते हैं, जो कंफर्म अपने को है ना सबसे पहले उसको अपन मैच कर लो, है ना, जो बिल्कुल अपने लिए जो बिल्कुल 100% कि यही आएगा, इसमें कोई कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, तो पहले उसको मैच करके कुछ ऑप्शन यहाँ से हटा देना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले जैसे मान लो ये मुझे दिया गया है निकल कार्बोनाइल, है ना, तो ये मैं बड़े आसानी से पहचान सकता हूं कि टेट्रा कार्बोनाइल निकल होगा, बिल्कुल सिंपल सा इसका नाम होने वाला है। बी का क्या होने वाला है फर्स्ट, मतलब मेरा कंफर्म बिल्कुल ये होने वाला है कि बी का फर्स्ट मुझे कहां कहां दिख रहा है, तो बी का फर्स्ट मुझे 2 में दिख रहा है, मतलब ए और डी तो खत्म ही हो जाएगा, है ना। ए और डी क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है, मतलब बी और सी में से कोई एक ही ऑप्शन होने वाला है। और चेक कर लो अभी, है ना, अभी और चेक कर लो बिल्कुल सिंपल तरीके से। मरकरी जो है इसमें आ रहा है ना, और सिंपल तरीका देखो, मरकरी कहाँ आ रहा है, बोलो मरकरी यहाँ आ रहा है ना, मरकरी कहाँ आ रहा है, इसके अलावा और कहीं मरकरी अपने को दिख नहीं रहा है, तो ये इसी का ही नाम होगा यार, बताओ, है ना। तो बताओ जल्दी से जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, डी का क्या होने वाला है सेकंड, तो डी का सेकंड देखो, बताए डी का सेकंड कहां दिख रहा है, बी और सी में से एक ऑप्शन होगा ना, बी का सेकंड बोलो यहीं पे है, मतलब ये बी भी खत्म हो गया, सी अपना आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बाकी को अपन बड़ी आसानी से नाम बना सकते हैं, बड़ी आसानी से नाम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं ना, मतलब ये क्वेश्चन के नाम तो ठीक है अपना समझ में आता है, लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन ने उसको मैच किया है ना, मतलब नोमेनक्लेचर भी नहीं आ रहा तो भी अपन दिमाग लगा सकते हैं ना, कभी मान लो कोई रूल अपन भूल गए, है ना, तो भी अपन दिमाग लगा सकते हैं कि मरकरी इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल ये इसी का ही नाम होगा, है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक का क्रम अपने को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, क्वथनांक का क्रम यदि बताना है तो सबसे पहले जो जो इसके अंदर दिए हैं ना, एक अपने को दिया है ईथर, एक दिया है एल्केन, एक दिया है एल्डिहाइड, एक दिया है एल्कोहल, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है बिल्कुल एल्डिहाइड से ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ईथर, है ना, ये पोलर बॉन्ड के हिसाब से चलता है ना। उसके बाद अपन मोलिकुलर मास भी देखते हैं, है ना। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आएगा बोलो, एल्केन। सबसे लास्ट में कौन आएगा, एल्केन, है ना। तो चेक कर लो, सबसे पहले एल्कोहल कहाँ दिख रहा है बोलो, डी के अंदर, मतलब डी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें डी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, बाकी ऐसे खत्म हो गए, है ना, बिल्कुल ऐसे खत्म हो गए। उसके बाद देख लो सी एल्डिहाइड आया, फिर बोलो ए कौन आया, इथोक्सी इथेन मतलब इथर हो गया, और फिर बोलो बी पे कौन आ गया, एल्केन, है ना, एन ब्यूटेन जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। सबसे पहले रिएक्शन को ध्यान से देखो, है ना। सोडियम ड्राई ईथर दिया है और हेलो एरिन दिया है, हेलो एरिन ड्राई ईथर। बोलो सबसे पहले जो है ये रिएक्शन तुम लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। बोलो सोडियम ड्राई ईथर, ये रिएक्शन जो है कई बार हमने देखी है और कई बार इसको लिखी भी होगी और बिल्कुल अपने को याद भी होगी। बिल्कुल ये जो है डाई फिनाइल इसके अंदर बनता है ना। क्या बनता है बोलो, डाई फिनाइल इसके अंदर बनने वाला है। बताओ यार ये क्या बन गया, डाई फिनाइल बन गया, है ना। ये कौन सी रिएक्शन होने वाली है बोलो, फिटिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बोलो, फिटिक रिएक्शन होती है। और यदि इसकी जगह अपन क्या लेते हैं, अल्का हैलाइड, बोलो RX लेते हैं, यदि तुमको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो, है ना। ये क्या होता है बोलो, RX। बोलो ये क्या होने वाला है बोलो, दोनों R को जब आपस में अपन जोड़ेंगे तो R बनेगा बोलो, एल्केन, है ना। बोलो क्या बनने वाला है, एल्केन। ये वुडज रिएक्शन होती है, कुछ याद होगा, बहुत सिंपल टाइप की रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। सीधा नाम पूछा है, रिएक्शन देखे, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आइडेंटिफाई करेक्ट प्रोडक्ट, है ना। करेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट आयन विद सल्फाइट आयन इन एसिडिक मीडियम, है ना। मतलब अपने को जो है सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। बिल्कुल अपन एकदम से क्लिक नहीं हो पाता है। पोटेशियम परमैंगनेट जो है सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि जो KMnO4 होता है, ये KMnO4 जो है ना, ये KMnO4 जो है सल्फाइट आयन को, सल्फाइट आयन मतलब SO3 को एसिडिक मीडियम में ये KMnO4 कन्वर्ट होता है Mn2+ में और ये जाता है SO4 में। बिल्कुल इसी टाइप से ये जो है कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल ये कंप्लीट रिएक्शन होती है, सल्फाइड को ये सल्फेट में कन्वर्ट करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। ये बिल्कुल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें हमको प्रोडक्ट क्या क्या बनने वाले हैं, है ना। यहां तक तो अपने को समझ में आता है कि मैग्नीज 2+ बन रहा है, मतलब ये मैग्नीज बिल्कुल बनेगा, ठीक है। अब ये सल्फेट बिल्कुल ये बनेगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, है ना। मतलब यदि रिएक्शन अपने को पता है, ये अपन पढ़ते हैं D एंड F ब्लॉक के अंदर कि ये KMnO4 जो है किस किस को किस में कन्वर्ट करता है, ऐसे कैसे अपन ने पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वहां से बिल्कुल अपन इतना पहचान लेंगे कि ये 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि मान लो ये आगे का नंबर चेंज कर देता है, ना, मान लो 2 बार एक और ऑप्शन ऐसा बना देता है ना, एक और ऑप्शन ऐसा बनाता है ना, E के बाद मान लो F एक और ऐसा बनाता है ना, क्या और क्या लिखता 3, है ना, क्या लिखा 3 Mn2+ लिख देता, तो फिर ये नंबर से अपने को पहचाना रहेगा, है ना। मतलब अभी तो उसने सिंपल करके दिया है और साथ में H2O का नंबर हो सकता है 2-3 H2O दे दिया और नंबर चेंज करके दे दिया, तो फिर उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो रिएक्शन अपने को बैलेंस करते आना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन जो है बैलेंस करते आना चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, हम लोगों ने एक ट्रिक जरूर देखी है, ACAOH, है ना। ACAOH मतलब ऐसे एटम को बैलेंस करना है जिनका रिडक्शन हुआ है और ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आया हो, चेंज आया हो, परिवर्तन आया हो, उसको बैलेंस करना है। उसके बाद चार्ज को बैलेंस करना है, उसके बाद बचे हुए एटम को बैलेंस करना है, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना, उसके बाद H2O को बैलेंस करना, सॉरी हाइड्रोजन को बैलेंस करना, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाएगा। मतलब ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस से रिएक्शन को बैलेंस किया जाना चाहिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले जो है जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को निकालना है, तो बोलो ये रहेगा +7 में, है ना। ये रहेगा बोलो यहाँ पे निकालो 6, है ना, और ये बोलो +3 में हो जाएगा, है ना, सॉरी प्लस इसको एक बार चेक कर लो, है ना। कैसे निकालोगे बोलो, कैसे निकालेंगे, X मान के अपन निकालते हैं, यहाँ X से निकाल के बताता हूँ, बोलो
SO3 2 माइनस, है ना, 6 से -2 अपन करेंगे, बोलो इसको अपन ने x मान लिया, चलो कैसे निकाला जाता है, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है ना, तो ये -6 हो जाएगा, और इक्वल बोलो क्या होने वाला है -2, तो x इज इक्वल टू बोलो 6 - 2 मतलब कितना हो जाएगा, बोलो +4, मतलब ये किस में आने वाला है, +4 में, ठीक है। फिर बोलो ये मैग्नीज किस में है, बोलो +2 में, ये सल्फेट बोलो किस में होने वाला है, +6 में, ठीक है। ये बिल्कुल ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकाल ली। अब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, पहले उन एटम को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो बोलो मैग्नीज में चेंज आ रहा है, एक मैग्नीज है, एक मैग्नीज बैलेंस है पहले से, सल्फर में चेंज आ रहा है, बोलो तो सल्फर 1 सल्फर 1, ये पहले से ही बैलेंस है। अब चार्ज को बैलेंस करेंगे। अब चार्ज कैसे बैलेंस किया जाएगा, देखो ध्यान से, ये थोड़ा मैं रब कर रहा हूं, है ना। चार्ज कैसे बैलेंस किया जाएगा, देखो चार्ज कैसे बैलेंस किया जाएगा। सबसे पहले यहां का चेंज निकालो, यहां का चेंज निकालेंगे तो बोलो, है ना, चार्ज का कितना चेंज आ रहा है, बोलो 6 - 4 बोलो कितना आएगा 2, और यहां का चेंज निकालो, यहां का चेंज निकालो कितना आने वाला है, बोलो 7 - 2 बोलो कितना आएगा 5, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से अपन चार्ज को बैलेंस करते हैं। यहाँ का जो चेंज आया है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, सल्फर वाले के साथ, और यहाँ का जो चेंज आया है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो देखिए KMnO4 के साथ में जो मल्टीप्लाई किया जाएगा 2, है ना, और यहाँ बोलो SO3 2 माइनस के साथ जो मल्टीप्लाई किया जाएगा वो कितना आएगा 5, है ना। फिर बोलो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 Mn2 प्लस, और ये बोलो 5 SO4 2 माइनस, 5 SO4 2 माइनस, है ना। तो देखो कितना कितना मैग्नीज आया 2 देखो 2 Mn2 प्लस आ गया, बिल्कुल सही है ना। फिर देखो 5 SO4 आ गया, बिल्कुल सही है। अब वाटर को भी चेक करना है। वाटर को कैसे बैलेंस किया जाता है, टोटल ऑक्सीजन चेक करो, ये कितना हो जाएगा 15 और ये बोलो 8, कितना हो जाएगा। ऑक्सीजन इधर देखेंगे तो कितना आएगा 23, है ना। और यदि यहाँ का ऑक्सीजन देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलो ऑक्सीजन कितना हो रहा है, बोलो 20। तो जिधर ऑक्सीजन कम होता है उसको अपन H2O के मॉलिक्यूल से बैलेंस करते हैं। बताओ तो कितना कितना ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे 3 ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, इधर 3 ऑक्सीजन कम है तो 3H2O यहाँ जोड़ दिया जाएगा, है ना। और यदि H प्लस पूछता तो टोटल H प्लस कितना हो जाता, 6H प्लस हो जाता, है ना। H प्लस इधर हो जाता, बोलो तो 3H2O बताओ, 3H2O ये हो जाएगा, मतलब B C और E, BCE, है ना। BCE मतलब आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आगे बात करते हैं। अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B। मतलब एक रिएक्शन अपने को दी गई है ना, A के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है ना, और फिर B के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। कंसंट्रेशन में दोनों के कंसंट्रेशन में चेंज किया जा रहा है, मतलब डबल किया जा रहा है, तो बताओ रेट कितना टाइम हो जाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो रिएक्शन अपने को लिख देना है ना। सबसे पहले रिएक्शन अपने को लिख देना R1 के फॉर्म में, जो दिया जा रहा है वो R1 होगा, चेंज करेंगे वो क्या होगा R2 होगा। तो बोलो ये रेट कांस्टेंट, और ये बोलो A और ये बोलो B, है ना। जितने रिएक्टेंट दिए गए हैं उसके हिसाब से लिख देंगे। बताओ R1 निकालेंगे, A के रेस्पेक्ट में बोलो कितना दिया गया है ना। A के रेस्पेक्ट में बोलो सेकंड ऑर्डर, तो ये सेकंड ऑर्डर। B के रेस्पेक्ट में बोलो 1, है ना। अब कंसंट्रेशन जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा R2, तो बोलो ये के कंसंट्रेशन क्या किया गया डबल, तो बोलो ये 2 आएगा। कंसंट्रेशन क्या किया गया बताओ डबल, है ना, तो बोलो ये आएगा। रेशो ले लो, खत्म। बोलो R1 अपॉन में बोलो R2 हो जाएगा। यहाँ बोलो K से K खत्म हो जाएगा, A से A खत्म हो जाएगा, 1/2 की पावर में बोलो कितना आएगा 2, और यहाँ बोलो B से B खत्म हो जाएगा, 1/2 की पावर में कितना आएगा 1। R1 अपॉन में R2, और ये बोलो 1/2 इंटू बोलो 1/2 दो बार लिख देंगे, फिर बोलो 1/2, ये कितना हो जाएगा R1 अपॉन में बोलो R2, और ये क्या हो जाएगा बोलो 1/8। तो बोलो R2 इज इक्वल टू क्या आएगा 8R1, 8 गुना ज्यादा हो जाएगी, बताओ 8 टाइम ज्यादा हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट सिक्वेंशियल, है ना, ऑर्डर, है ना। बिल्कुल ये क्वेश्चन जो हमको दिया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम के अंदर बिल्कुल रिजेक्टेड क्वेश्चन है ना। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बिल्कुल रिजेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिजेक्टेड क्वेश्चन को बिल्कुल देखने की अपने को जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल रिजेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है ना। तो बिल्कुल चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेरिलीन की मोनोमर, बहुत सिंपल पॉलीमर का क्वेश्चन है ना। पॉलीमर कौन सा चैप्टर है, बोलो पॉलीमर का क्वेश्चन होने वाला है ना। मोनोमर पूछा है टेरिलीन। टेरिलीन को जो है बोलो, टेरिलीन को जो है हम लोग और किस नाम से जानते हैं, बोलो डेक्रोन के नाम से भी जानते हैं, है ना। और ये बोलो माइलर भी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलर, है ना। क्या बोलते हैं बोलो माइलर, इसको क्या बोलते हैं, माइलर भी बोलते हैं, डेक्रोन भी बोलते हैं। टेरिलीन, है ना, नाम से ही क्लियर है, टेरेप्थेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना। इथाइलिन ग्लाइकोल बोलो ये, और ये बोलो टेरेप्थेलिक एसिड, सीधा सीधा आंसर आ रहा, बोलो
ये मोनोमर यूनिट होने वाली है, ठीक है, ये मोनोमर यूनिट होने वाली है। यहाँ का एच जाता है, यहाँ का ओ एच जाता है, एकदम लंबी चेन बनने वाली है। कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता है ना, संघनन बहुलक होने वाला है, जल का अणु यहाँ से बाहर निकलने वाला है, ठीक है, और बिल्कुल ये हेट्रोपॉलीमर होगा, है ना, विषम बहुलक जो होता है वो होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड विच गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, है ना, बहुत बढ़िया। टॉलेंस टेस्ट जो है कौन देता है? टॉलेंस रिएजेंट जो होता है, सबसे पहली बात है ना, टॉलेंस जो है कौन होता है बोलो? AgNO3 और बोलो NH4OH, इसको हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। और ये बिल्कुल किसका काम करने वाला है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है। तो बोलो इसको कौन कौन जो है इसको रिड्यूस करेगा, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद क्या होगा? इसका खुद का क्या होगा? रिडक्शन, मतलब ये रिड्यूस होगा, है ना। तो बोलो यहाँ जो रिड्यूसिंग एजेंट जो होने वाला है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक अकेला कार्बोक्सिलिक एसिड है जो इस वाले हाइड्रोजन से इसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। उसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड भी इसको क्या करता है बोलो? रिड्यूस करता है। कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड भी इसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड भी इसको रिड्यूस करता है। और बोलो कीटोन जो है वो भी इसका क्या कर देता है? रिडक्शन कर देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एक अकेला ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो इसका क्या करवाता है? रिडक्शन करवाता है, ठीक है। वो कौन होने वाला है? फॉर्मिक एसिड, है ना। कौन होने वाला है? फॉर्मिक एसिड बिल्कुल पॉजिटिव टेस्ट देने वाला है, ठीक है। बाकी इसके साथ टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वाला चैप्टर है उसका होने वाला है ये क्वेश्चन, है ना। आइसोमेरिज्म पूछी है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि आयन और लिगेंड यदि एक्सचेंज हो रहे तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होती है। लिंकेज के अंदर यदि एम्बिडेंटल लिगेंड आता है तो हम बोलते हैं कि वो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? लिंकेज आइसोमेरिज्म, है ना। उसके बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म भी देखी थी, है ना, जिसमें दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन स्पेयर आए थे। केटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स, दोनों अपने अपने लिगेंड क्या कर रहे थे? एक्सचेंज कर रहे थे, है ना। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हो जाते हैं। उसके बाद हाइड्रेट, वाटर का एक्सचेंज होता है लिगेंड के साथ में, तो हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है। अब इसमें देखो कि ये बिल्कुल क्या होने वाला है कि इसमें सल्फेट जो है, सल्फेट और कहीं ना कहीं क्या चेंज हो रहा है? ब्रोमीन, है ना। तो बोलो ये दोनों अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं, मतलब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होने वाली है। मतलब सीधा आंसर क्या हो जाएगा? डी। बहुत सिंपल तरीके का क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल तरीके का। ये सब सिंपल क्वेश्चन ही यही होने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। ये पॉलीसेकेराइड, ये क्या होने वाला है? पॉलीसेकेराइड, ये क्या होगा बोलो? पॉलीसेकेराइड बायोमोलिक्यूल का रिएक्शन है ना। एल्कोहल के अंदर भी आता ही है ना, एल्कोहल के अंदर भी आता है और साथ में ये बायोमोलिक्यूल के अंदर भी आता है, साथ में ये बायोमोलिक्यूल के अंदर भी आता है और एल्कोहल नाम की चैप्टर में भी आता है, ठीक है। बोलो जब इसका स्टार्च भी हो सकता है ना, ये स्टार्च वगैरह है ना। एक एग्जांपल लिखा, जब इसका मैंने फर्मेंटेशन कराया एसिडिक मीडियम है ना, तो बोलो क्या बनेगा? ग्लूकोज C6 है ना, C6H12O6। बोलो आंसर सीधा क्या आ जाएगा? ए। आंसर सीधा क्या आ जाएगा? ए। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ग्लूकोज बनने वाला है, बिल्कुल 100% क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, है ना। क्या बनने वाला है? ग्लूकोज बनने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना, आर करेक्ट होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो सबसे पहले करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, सबसे पहले जो है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, सही अपने को बताना है। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे ना, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो बोलो पैरा नाइट्रो एनिलीन स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन, है ना। पहले ध्यान से देखो, है ना। पहले मैं बेसिसिटी का ऑर्डर यहां लिखता हूं, है ना। बेसिक नेचर का ऑर्डर यदि यहां लिखा जाए तो सबसे पहली बात कि जो अल्काइल एमाइन होता है ना, जो अल्काइल एमाइन होता है, सबसे पहली बात वो एनिलीन से बोलो कैसा होता है? ज्यादा बेसिक होता है। वो एनिलीन से कैसा होता है? ज्यादा बेसिक। मतलब जैसे मान लो RNH2 लिखा और यहां बोलो लोन पेयर, है ना। लेविस बेस होते हैं ये ना। और एनिलीन मतलब बोलो बेंजीन के ऊपर क्या लगाया जाएगा? NH2 लगाया जाएगा। अब ये जो एनिलीन का लोन पेयर है ये कंजुगेशन में आ जाता है तो ये जल्दी से डोनेट, जल्दी से दान नहीं हो पाता। लेकिन इसके साथ कोई कंजुगेशन नहीं है, मतलब ये ज्यादा बेसिक होता है और ये लेस बेसिक होता है। लेकिन एनिलीन के साथ भी कंडीशन चेक करेंगे। मैंने यहाँ NH2 लिखा, एक बार फिर से मैं एनिलीन बना रहा हूं, बोलो ये लोन पेयर कौन जल्दी से डोनेट करने वाला है? एक बार फिर से एनिलीन बनाया जा रहा है, और यदि एनिलीन के साथ में
बोलो कौन लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब बोलो प्लस आर वाला यदि या फिर प्लस एम वाला रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट लगा है ना, तो ये इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दान करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से दान हो जाएगा। इसका मतलब यदि प्लस वाला ग्रुप लगा है तो हम बोलेंगे उसका बेसिक नेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा, ये सिंपल अपना एनिलीन होगा। और यदि इससे ऐसा कोई ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने वाला है जो माइनस आर या फिर बोलो माइनस एम में आता है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये और जल्दी से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो ये लोन पेयर जो है जल्दी से दान या डोनेट नहीं हो पाएंगे, तो हम बोलेंगे ये सबसे कम बेसिक होगा, मतलब सबसे ज्यादा बेसिक ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है अपने स्टेटमेंट के ऊपर। अब आ जाते हैं अपने स्टेटमेंट के ऊपर। बोलो पेरा नाइट्रो एनिलीन बोला है इज स्ट्रॉन्गर बेस देन बोलो एनिलीन, है ना। पेरा नाइट्रो, नाइट्रो मतलब बोलो, नाइट्रो मतलब क्या होने वाला है, ध्यान से देखेंगे, नाइट्रो मतलब माइनस वाला ग्रुप है, और ये क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्गर, एनिलीन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर। खींचने वाले तो क्या होते हैं, कम होते हैं, और ये बोल रहा है ज्यादा होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। पहली बार में स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया। मतलब ए बोलो, ए कहां पे है, बोलो ए जो है सबसे पहले क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन को दिमाग में ये रखना है कि क्वेश्चन पूछा कैसा गया है, सही पूछा गया है। तो बोलो ये तो गलत हो गया, मतलब बोलो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बोलो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये आएगा ही नहीं, और ये बोलो ये भी नहीं आएगा। बताओ ये ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सीधे एक ही बार में अपना ऑप्शन आ गया, ज्यादा अपने को दिमाग लगाना नहीं था, है ना। और ऑप्शन चेक कर लो, चलो एनिलीन इज वीकर बेस, है ना, वीकर बेसिक देन बोलो ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन, है ना। एनिलीन जो है कैसा होता है, वीकर होता है ना। एनिलीन जो है वो कैसा होगा, बोलो वीकर होगा। बताओ यार एनिलीन कैसा है, वीकर, तो फिर वो तो ये तो फिर से गलत हो गया। बताओ ये तो फिर से क्या हो गया, गलत। वीकर कैसा होता है, ये तो ऑर्थो वाला जो नाइट्रो है ना, नाइट्रो तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, बोलो क्या कर रहा है, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना, बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो बोलो ये तो ज्यादा होता है, तो बोलो ये फिर क्या कर रहा है, वीकर होता है, तो एक बार फिर से क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। सॉरी ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चलो अब बताओ सी वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एनिलीन, है ना, सी वाला स्टेटमेंट देखो, एनिलीन इज वीकर बेस देन इथाइल एमाइन। इथाइल एमाइन मतलब बोलो, इथाइल एमाइन मतलब बोलो C2H5NH2, ठीक है। और एनिलीन बिल्कुल अल्काइल एमाइन और एनिलीन में, है ना, बोलो एनिलीन वीकर बेस होता है। बिल्कुल ये बात कैसी होने वाली है, करेक्ट होने वाली है। बिल्कुल ये बात कैसी होगी, करेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद देखो, फिर देखो पेरा, है ना, पेरा मिथॉक्सी एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन, बिल्कुल ये करेक्ट है, क्योंकि पेरा मिथॉक्सी एनिलीन जो है, पेरा मिथॉक्सी मतलब हम बोलेंगे कि ये प्लस आर वाला है, तो ये तो बेसिसिटी को बढ़ाता है। प्लस आर वाले जो है बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इनक्रीज करते हैं। बिल्कुल एनिलीन से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। माइनस वाले बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, कम करते हैं, और प्लस वाले बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। उसके बाद एनिलीन इज वीकर बेस देन बोलो अमोनिया, बिल्कुल ये बात भी सही है ना, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो बोलो तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब ECD बिल्कुल करेक्ट होने वाले हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। बिल्कुल एक कायरल कार्बन जब होता है तो वो हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। चेक कर लो, एक कायरल कार्बन, बोलो कायरल कार्बन देखो, ऐसा कार्बन जो sp3 होना चाहिए और जिससे चार अलग अलग समूह या ग्रुप जुड़े होने चाहिए, एटम जुड़े होने चाहिए। तो यहाँ बोलो ये बिल्कुल सेम हो गया, तो ये इसके अंदर कोई कायरल नहीं है। यहाँ बोलो CH3 अलग है, ये बोलो ये ग्रुप अलग है, ये H अलग है, ये OH है, बोलो इसके अंदर क्या है, कायरल कार्बन है ना। तो बिल्कुल कायरल कार्बन, तो ये बिल्कुल ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, एक्टिव। ठीक है, और भी चेक कर लो यार, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, इसके अंदर कोई कायरल नहीं है, और यहाँ बोलो यहाँ भी कोई कायरल नहीं है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी। और ये बी ही क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब प्रकाशिक समयता होगा, और प्रकाशिक समयता शो करेगा, सक्रिय होगा, और ये लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, है ना। सोल्युबिलिटी किसी लिक्विड के अंदर जो गैस की सोल्युबिलिटी है उसके बारे में बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे, मैंने यहाँ एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर पानी फिल कर दिया। बोलो कोई भी लिक्विड, मतलब वाटर मान लो यहाँ पे, है ना, मैंने वाटर जनरली फिल कर दिया। ठीक है, और यहाँ कुछ गैस के पार्टिकल मैंने बना दिए। ठीक है, ये गैस के पार्टिकल जो है बाहर भी घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं इस लिक्विड के अंदर भी मिले हुए हैं। और यहाँ मान लो मैंने एक पिस्टन लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन जो है मूवेबल है, ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है, जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा
तो गैस क्या होगी, पानी के अंदर जाएगी, मतलब सोल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। जब मैं प्रेशर को कम करूंगा तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो गैस के कण कहाँ जाएंगे, गैस के पार्टिकल कहाँ जाएंगे, बाहर, मतलब सोल्युबिलिटी मतलब विलयता क्या हो जाएगी, कम। जब जब तापमान बढ़ाया जाएगा सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तापमान कम किया जाएगा तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, स्टेटमेंट पूरा यहां से लेके यहां तक स्टार्ट करना है ना। देखो सबसे पहले सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज, है ना। सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, बिल्कुल गलत। प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज बोथ टेम्परेचर और बोलो प्रेशर, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, लेकिन प्रेशर के बढ़ाने से सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये भी गलत हो गया। इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, फिर से गलत हो गया, बताओ, है ना। फिर क्या बोला, है ना, क्या बोला, गैस इन लिक्विड इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करेंगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिल्कुल करेक्ट, डी आंसर आने वाला है, बिल्कुल आंसर क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी, निम्नलिखित प्रतिक्रिया का प्रमुख उत्पाद होगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को जो है 3 स्टेप में अपने को दी गई है ना, 3 स्टेप में। सबसे पहले जो ये एनिलीन है ना, जो NH2 ग्रुप है, ये बहुत ज्यादा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, स्ट्रॉन्गर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ना, तो बिल्कुल थोड़ा उसको स्लो करने के लिए, मतलब अपने को एकदम प्योर पैरा मिल जाए, है ना, या प्योर ऑर्थो मिल जाए, उसके हिसाब से अपन पहले इसको जो है एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। रिएक्शन देखो पहले, है ना, रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले जो है एनिलीन है, पहले स्टेप में जो है एनिलीन की रिएक्शन जो है, एनिलीन की रिएक्शन जो है एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। तो बोलो CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर बोलो C डबल बॉन्ड O, और फिर बोलो क्या आएगा CH3। यहां से बोलो बॉन्ड ब्रेक होके ये क्या बनने वाला है, बताओ, ये क्या बनने वाला है, एसिडिक एसिड बनेगा, और ये सीधा कहां लग जाएगा, यहां लग जाएगा, ठीक है। तो बताओ यार, सबसे पहले जो है NH लगने वाला है, फिर बोलो C डबल बॉन्ड O, और फिर बोलो CH3। ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन थोड़ा इससे कैसा होता है, वीक होता है, इससे थोड़ा वीक होता है। अब बोलो सेकंड स्टेप में H2SO4 और HNO3 है ना, तो ये नाइट्रेटिंग एजेंट होता है, ये दोनों मिलके NO2 इलेक्ट्रोफाइल देता है। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लगा है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, बताओ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब NO2 ऑर्थो पैरा दोनों जगह अटैक करेगा, है ना। तो जैसे ही NO2 प्लस ने अटैक किया, बताओ, तो एक बार इसने अटैक किया, एक बार जो इसने अटैक किया NH C डबल बॉन्ड O CH3, एक बार इसने अटैक किया बोलो ऑर्थो पोजीशन पर, एक बार अटैक करेगा बोलो कहां पर, पैरा पोजीशन पर, बोलो ऐसे होने वाला है NH, और फिर बोलो C डबल बॉन्ड O, और फिर बोलो CH3, और ये बोलो क्या लग जाएगा NO2, ठीक। फिर उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो बोलो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस जब होगा तो उस केस में क्या होने वाला है, देखो ध्यान से, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, ये H और ये बोलो OH माइनस, ये बोलो H और ये बोलो OH माइनस, है, ये बोलो H प्लस और OH माइनस हो जाएगा, H प्लस और बोलो OH माइनस हो जाएगा। बोलो यहाँ पे एक बार फिर से ये NH2 और ये बोलो NO2, है ना, और यहाँ बोलो एक बार फिर से ये बोलो NH2 और ये बोलो NO2, पैरा वाला मेजर, बोलो आंसर क्या आ जाएगा, C। बोलो आंसर क्या आ जाएगा, C। बिल्कुल एक एक स्टेप अपने रिएक्शन की देखी है ना, एक एक स्टेप अपन देखिए, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, बिल्कुल, है ना। एनिलीन की रिएक्शन में थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला केस लगता है, थोड़ा सा अलग टाइप की रिएक्शन होती है, ध्यान रखेंगे, है ना। विच स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर गेब्राइल थैलेमाइड, ठीक है। गेब्राइल थैलेमाइड रिएक्शन के बारे में बोला है। गेब्राइल थैलेमाइड रिएक्शन में जो है बोलो सबसे पहले थैलामाइड जो होता है इसके अंदर, है ना, थैलामाइड जो होता है उसको देखो ध्यान से, थैलामाइड क्या होने वाला है, बेंजीन, और ये बोलो CO, यहाँ बोलो CO और यहाँ बोलो NH लिखा जाएगा, ठीक है। 3 स्टेप में रिएक्शन होती है, एल्कोहलिक KOH होता है, RH होता है, और एक्वस NaOH होता है। बिल्कुल ये 3 स्टेप में रिएक्शन होने वाली है, और सीधा शॉर्टकट इस रिएक्शन का क्या होने वाला है, सीधा शॉर्टकट ये है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये H हट के K लगेगा, है ना, फिर K हट के R लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हाइड्रोलाइसिस होगा, तो बोलो सीधा इस R का क्या बनने वाला है, सीधा एमाइन बनेगा। इसमें जो है एलिफेटिक, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, एलिफेटिक 1 डिग्री मतलब प्राइमरी एमाइन का ही फॉर्मेशन होता है,
ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे जितने कार्बन का R होगा उतने ही कार्बन का एमाइन बनेगा। मान लो ये RX जो है मुझे क्या दिया है CH3Cl, तो सीधा ये जो बनेगा CH3 और क्या बनने वाला है NH2 बनेगा। यदि मान लो मुझे CH3 CH2 और बोलो Cl दिया है तो सीधा क्या बनने वाला है CH3 CH2 और बोलो क्या बनेगा NH2 बनेगा। बिल्कुल शॉर्टकट सीधा है ना, बिल्कुल ये शॉर्टकट अपने को गैब्रायल थैलेमाइड में याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ स्टेटमेंट के ऊपर। सत्य मतलब सही पूछा अपने को है ना। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइन, सेकेंडरी बनते ही नहीं इसके अंदर, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इट इज ओनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइन, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही, प्राइमरी एमाइन ही बनेगा, वो भी एलिफेटिक वाला, ठीक है। फिर सी स्टेटमेंट पढ़ो तो एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, बिल्कुल नहीं बनेगा एरोमेटिक, है ना, एलिफेटिक ही बनता है। उसके बाद बोलो ओनली टर्शियरी एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड, ये भी गलत हो गया। बोलो बी और सी हम लोगों का क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है, बी और सी करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन है, व्हाट टेम्परेचर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 1000 ग्राम, ठीक है, और वाटर वुड बॉयल एट 1.013 बार, है ना, मतलब लगभग 1 atm प्रेशर अपने को दिया गया है, केबी भी दिया गया है। सॉल्यूशन नाम का जो चैप्टर है उसका ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। देखो सबसे पहले कौन सा टेम्परेचर, सॉल्यूशन का टेम्परेचर पूछा जा रहा है ना, और हमको यदि केबी दिया है तो हमारे दिमाग में सीधा जो है इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है सीधा वही आना चाहिए। बोले डेल टीबी इक्वल बोलो केबी है ना, केबी और बोलो MI वन टॉप फैक्टर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है इसको यदि ओपन करें ना, इसको यदि ओपन करें क्योंकि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहीं से निकलेगा, बोलो तो TB माइनस बोलो T0B, है ना, ये प्योर स्टेट में और ये सॉल्यूशन का है। फिर बोलो KB और फिर बोलो M मतलब मोलालिटी इनटू बोलो I, वन टॉप फैक्टर ग्लूकोज है तो सीधा सीधा 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। TB हमसे पूछा गया है और फिर बोलो TB हमसे पूछा गया है, देखो ध्यान से ना, TB हमसे पूछा गया है और T0B, अब T0B हमको दिया नहीं है तो वो अंडरस्टूड है 1 atm प्रेशर या 1 बार प्रेशर पे बोलो कितना होता है, कितना होता है बोलो। TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो उसको यदि केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो बोलो वो कितना हो रहा है 273.15 को प्लस किया जाएगा तो यहाँ जो आएगा 373 पॉइंट बोलो 15 होगा, ठीक है। ये T0 भी आया अपना, है ना, ये अंडरस्टूड है। बोलो उसके बाद केबी बोलो, देखिए केबी कितना आया, केबी अपने को दिया है 0.52, है ना। फिर बोलो M, अब M का फॉर्मूला मतलब मोलालिटी मतलब जो मोललता है उसका फॉर्मूला बोलो WB अपॉन में बोलो MB, ठीक है। फिर बोलो WA मास ऑफ सॉल्वेंट, और यदि ये ग्राम में होगा तो ऊपर क्या लगाया जाएगा 1000 लगाया जाएगा। चलो फिर बोलो TB माइनस बोलो 373.15 इक्वल बोलो 0.52, WB कितना दिया, मास दिया होगा ग्लूकोज का, देखो 5.6 ग्राम इंटू इंटू बोलो ऊपर 1000 कर देंगे। बोलो MB कितना होता है ग्लूकोज का MB जो है 180, है ना। चलो ये 180 किया, बोलो डिवाइड में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 1000 ही दिया है, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब ये पूरी वैल्यू को अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा TB, और जब वैल्यू सोल्व की जाएगी बिल्कुल मैथमेटिक इसमें हम लोग को लगाना पड़ेगा और बिल्कुल कैलकुलेट करके आंसर जो आएगा वो क्या आने वाला है D, है ना। आराम से घर बैठ के अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल मैंने कंसेप्ट तुमको एकदम क्लियर कर दिया कि कब कौन सी वैल्यू पुट करना है, ठीक है। अब बताओ which of the following reaction mechanism is involved in Williamson synthesis for the preparation of symmetrical and unsymmetrical ether। बिल्कुल ध्यान देंगे, ये जो रिएक्शन है ये विलियमसन सिंथेसिस होने वाला है और बिल्कुल इसमें क्या बनता है, ईथर बनता है। RX की रिएक्शन जो है ना, बिल्कुल अपने रोना से इसको याद किया था, RO, है ना, RO, ठीक है। तो यहाँ बोलो ये माइनस ये प्लस और यहाँ से बोलो प्लस और ये बोलो माइनस, ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 होती है। बोलो ये कौन से फॉर्म में जाने वाली है, SN2 के फॉर्म में, सीधा एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है और यहाँ क्या बन जाता है ROR बन जाता है। बिल्कुल SN2 रिएक्शन है, सीधा सीधा कौन सी रिएक्शन होने वाली है, SN2 रिएक्शन, क्योंकि SN2 एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, SN1 डबल स्टेप में रिएक्शन होती है ना, जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट अटैक करता है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म होती है। नेक्स्ट, अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, है ना, अल्ट्रा प्योर मतलब बिल्कुल प्योर सिलिकॉन किसमें, तो बोलो जॉन सिंगा जी एक ट्रिक अपन ने याद की थी, है ना, जॉन सिंगा जी, है ना, ये 3 एलिमेंट है ना, सिलिकॉन गैलियम और बोलो जर्मेनियम, है ना, बिल्कुल सिलिकॉन जॉन, है ना, जॉन बोलो कहां पे आ रहा है, जॉन रिफाइनिंग से, है ना, जॉन रिफाइनिंग मेथड से किया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बोलो
आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन विच इज नियरली आइडियल इन बिहेवियर। बिल्कुल आइडियल सॉल्यूशन के 3 से 4 एग्जांपल होते हैं, क्लोरोबेंजीन है ना, और ब्रोमोबेंजीन, उसके बाद ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, ये कुछ एग्जांपल मैंने लिखाए थे। बोलो एकदम सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बोलो डायरेक्ट क्वेश्चन आया। बाकी एग्जांपल पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन वाले, मतलब नॉन आइडियल वाले होंगे। आदर्श और अनादर्श विलयन में बोलो ये वाला एग्जांपल कैसा होगा, आदर्श विलयन का होगा। बाकी कैसे होने वाले हैं, अनादर्श विलयन के। ये सीधे सीधे नोट्स में से क्वेश्चन उठ के आया है, सीधे सीधे नोट्स में से आया है, कहीं से बाहर से क्वेश्चन आने की जरूरत ही नहीं है ना, सीधा क्वेश्चन उसमें से आया है, बिल्कुल सीधा सिंपल है ना। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग एल्कोहल, है ना। अब थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि ये बिल्कुल पेपर का ही बिल्कुल पेपर में क्वेश्चन ऐसा कैसे आया हुआ है ना। कंसिडर द एल्कोहल बोला है, लेकिन इसके अंदर कोई एल्कोहल हमको नहीं दिया गया है ना। बिल्कुल क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच हुआ है ना, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। इसमें देखो आइडेंटिफाई, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, है ना। आइडेंटिफाई टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन कौन सा, है ना। सबसे पहले तो बोलो 1 डिग्री कार्बन, इसको बोलेंगे जो केवल एक कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से डायरेक्ट लगा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन। और ऐसा कार्बन जो बोलो 3 डिग्री से, है ना, मतलब 3 डिग्री कार्बन मतलब 3 कार्बन से लगा हुआ। और 4 डिग्री कार्बन मतलब बोलो ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से डायरेक्ट लगा हुआ है ना, तो ये 3 डिग्री होगा, और ये बोलो 4 डिग्री हो जाएगा। बताओ ये 3 डिग्री 4 डिग्री, है ना। तो देखो यहाँ पे देखो, बोलो यहाँ पे देखो 3 डिग्री कार्बन कौन सा होगा, बोलो 3 डिग्री कार्बन, बोलो बी, है ना। ये BC वाला जो है ये 3 डिग्री है, डायरेक्ट 3 से लगा हुआ है ना। टर्शरी कार्बन देखो, तो बोलो सी आंसर हो जाएगा, सीधा सिंपल, है ना। ये एल्कोहल थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, है ना, पर थोड़ा सा अपना आंसर आ ही जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। तो देखो ध्यान से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। एल्डिहाइड सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। एल्डिहाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। सबसे पहले जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में समझ लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड, बोलो ये होता है कार्बोनिल कंपाउंड। कोई न्यूक्लियोफाइल यदि आता है तो बोलो माइनस, और ये बोलो प्लस। इस कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा हम बोलेंगे वो न्यूक्लियोफाइल उतनी जल्दी से उसके ऊपर अटैक करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव पे बिल्कुल अटैक करने वाला है, तो रेट जो है, स्पीड जो है ना, जो गति होने वाली है वो उतनी ज्यादा होगी, है ना। तो बोलो यहाँ पे बोलो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आके जुड़ जाएगा, और बाद में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ के जुड़ जाएगा। तो कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड इसमें ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। तो सबसे पहली बात, इसमें मैं एक ऑर्डर फिट कर देता हूँ, चलो तुमको दिमाग में बिल्कुल ऑर्डर को फिट कर लेना है। फॉर्मेल्डिहाइड जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद बोलो एलिफेटिक एल्डिहाइड, उसके बाद, है ना, उसके बाद चलो मैं एलिफेटिक के बाद जो है बोलो एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक। उसके बाद बोलो एलिफेटिक कीटोन, उसके बाद बोलो एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक बोलो कीटोन, ठीक है। तो बोलो सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, एलिफेटिक एल्डिहाइड के अंदर यदि मान लो 2 टाइप के एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो हम लोग कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये है कि जितना ज्यादा माइनस आई होगा हम बोलेंगे रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि माइनस आई वाला क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो रिएक्टिविटी और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड, बिल्कुल एलिफेटिक बोलो, तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड एक भी नहीं है, हटा दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले बोलो CH3CHO, यही होने वाला है, क्योंकि एलिफेटिक एल्डिहाइड के अंदर एक तो CH3CHO दिया है, एक CH3CH2CHO दिया है, ठीक है। तो इन दोनों में बोलो इसमें प्लस आर लग रहा है, तो प्लस आर के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ए, उसके बाद कौन आएगा, बी, है ना। तो ए और बी में चेक करो, चलो फिर सबसे पहले कौन आएगा, ए, उसके बाद कौन आएगा, बोलो बी, क्योंकि ये तो तीनों क्या होने वाले हैं, कीटोन होने वाले हैं। तो कीटोन की रिएक्टिविटी तो एल्डिहाइड से क्या होगी, कम होगी, मतलब ज्यादा कौन होगा, एल्डिहाइड। अब इन 2 एल्डिहाइड में भी अपन चेक कर लेंगे, प्लस आई और माइनस आई वाला इफेक्ट लगा देंगे। तो बोलो सबसे ज्यादा ए, उसके बाद बोलो बी, है ना। तो ए बी यही दिख रहा है, मतलब बाकी ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, है ना, बाकी ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए, ठीक है। लेकिन फिर भी चेक करें तो बोलो ये कीटोन, ये बोलो कीटोन, और ये एरोमेटिक है, और ये बोलो एलिफेटिक है, मतलब सी और डी जो है ई से ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ई से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। लेकिन दोनों ही देखो, ये भी एलिफेटिक, ये भी एलिफेटिक, तो बोलो इसमें प्लस आई ज्यादा लग रहा है, तो हम बोलेंगे ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम होगा, मतलब सी, और फिर बोलो डी, और लास्ट में कौन आ जाएगा,
ई आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके का क्वेश्चन था, ठीक है। बिल्कुल ये ऑर्डर अपने को फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये बिल्कुल सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। दो एटम अपने को दिए गए हैं, एक एलिमेंट है ना, दो एलिमेंट दिए गए हैं, है ना, एक एक्स है और बोलो दूसरा क्या है, वाई, ठीक है। बोलो उसके बाद क्या बोल रहा है, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट एक्स एंड बोलो वाई, एटम ऑफ वाई मेक सीसीपी, है ना। वाई क्या बना रहा, बोलो सीसीपी, है ना, सीसीपी बना रहा है जिसको अपन एफसीसी बोलते हैं, जिसके अंदर एटम कितने होंगे, 4, ठीक है। उसके बाद बोलो ये एक्स जो है ये कहाँ जा रहा है, बोलो टेट्राहाइड्रल वॉइड में, ठीक है। अब टेट्राहाइड्रल वॉइड का फॉर्मूला अपने को पता ही है, 2 इंटू एटम, है ना, 2 गुणा क्या करेंगे परमाणु, तो बोलो 2 इंटू बोलो क्या हो जाएगा 4, क्योंकि एटम कितने हैं 4, तो ये बोलो 8 रेशो बोलो 4, रेशो निकालेंगे तो 2 रेशो बोलो क्या होगा 1, मतलब x2 क्या होगा y, x2 y, बोलो आंसर क्या हो गया बी। बहुत सिंपल होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लास्ट 3 ऑर्बिटल इन सीरियम। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 दिया गया है। बताओ, हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ी है ना, सीरिया प्रसाद नंदन, ये बिल्कुल लेंथेनाइड होने वाला है ना। हम लोगों ने बिल्कुल, हमको पता है कि ये लेंथेनाइड है, लेंथेनाइड को हम लोग 4f सीरीज बोलते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4f में जाएगा, और 6s2 बिल्कुल इसी तरीके का होने वाला है ना। 2 और 8 जो है वो रिपीट नहीं होते, मतलब वो आते ही नहीं है ना। और 7 और 14 को अपन ने रिपीट किया था, यदि तुमको थोड़ा बहुत याद हो, मैंने जो ट्रिक बताई थी, देखो, है ना। तो सबसे पहले देखो, है ना, सीरियम बोलो, ये बोलो 58 है, और जीनोन तक हम लोगों ने लिखा था जो बोलो 54 तक कंप्लीट करता है। उसके बाद बोलो 4f होता है ना, 5d होता है, बोलो 6s होता है, और 6s2 हमेशा क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ही रखता है 6s2, है ना। तो बताओ तो कि क्या होने वाला है, सबसे पहले 58 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, जिसमें से 54 खत्म हो गए। बोलो अब कितने बच रहे हैं, 4 में से 2 ये चले हुए, कितने बच गए 2। बोलो सबसे पहले हमने बोला था इसमें कितना जाने वाला है 1 इलेक्ट्रॉन, और बचा हुआ किसमें जाएगा, डी में, मतलब सीधा आंसर क्या होने वाला है, ए, है ना। बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। सबसे पहला एलिमेंट ही लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट आता है ना, लेंथेनाइड सीरीज के अंदर सबसे पहला एलिमेंट ही कौन सा होता है, सीरियम होता है ना। सीरिया प्रसाद नंदन के नाम से हम लोगों ने ट्रिक भी देखी है, ठीक है। चलिए देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, है ना। चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू बताना है, उसका मान बताना है, तो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं मान उतने ज्यादा आता है, ठीक है। चलो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, है ना। ए के साथ में, है ना, ए के साथ में अपने को जो दिया है, देखो ए के साथ में क्या दिया है, स्कैंडियम दिया है। बी के साथ में बोलो क्या दिया है, वेनेडियम। सी के साथ में बोलो मैग्नीज दिया है, और डी के साथ में बोलो क्या दिया है, डी के साथ में बोलो आयरन दिया गया है, और बोलो ई के साथ में बोलो क्या दिया है, निकल दिया है, ठीक है। एटॉमिक नंबर लिख दो, बताओ यार, 21, टाइटेनियम वेनेडियम बोलो 23, 25, 26 और बोलो 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट लिखे तो बोलो 4s2 3d1 हो जाएगा, यहाँ बोलो 4s2 3d3 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ बोलो 4s2 3d5 हो जाएगा, यहाँ बोलो 4s2 3d6 हो जाएगा, है ना, 3d6 हो जाएगा, और यहाँ बोलो 4s2, है ना, 3d8 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो ऐसे चेक कर सकते हैं, बोलो डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, अनपेड 1 ही होगा, इसमें बोलो 3 होगा, इसमें बोलो 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें बोलो कितना हो जाएगा 4, इसमें बोलो कितना हो जाएगा 2। इलेक्ट्रॉन फिल करके देख कर सकते हैं ना, इसे चेक कर सकते हैं अपन, ठीक है। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं, ठीक। अब देखो सबसे ज्यादा किस में आने वाला है, बोलो सी में, तो सबसे ज्यादा सी कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, मतलब ये तो खत्म ही हो गया, ठीक है। उसके बाद बोलो किस में आने वाला है ना, उसके बाद बोलो किस में आने वाला है, डी में, तो बोलो डी कहाँ दिख रहा है, बोलो डी यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, अभी भी अपन नहीं बता पाए सही से, ठीक है। फिर बोलो उसके बाद ना, उसके बाद बोलो 4, 5 हो गया, उसके बाद बोलो 3, मतलब बी आने वाला है, तो बोलो बी यहाँ आ रहा है, यहाँ पे ए आ गया, गलत, ये गलत हो गया, ये सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद तो अपने को दिख रहा है ई और बोलो ए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CO2 प्लस विल बी, CO2 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। CO2 प्लस बोलो एटॉमिक नंबर 27, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बोलो 3d7 बचेगा। डी के इलेक्ट्रॉन बताओ, 1 2 3 4 5 6 और बोलो 7, 3 अनपेड, मतलब 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक पता ही है ना, 3 पॉइंट, है ना, 3.87 आएगा। यदि 2 अनपेड आता है 2 पॉइंट समथिंग, 1 आता है तो 1 पॉइंट समथिंग, है ना, सीधा 3.83 सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी सोल्व किया वैसे ही था, है ना। आइडेंटिफाई द गिवन स्ट्रक्चर, है ना। बोलो ये स्ट्रक्चर सीधा अपने को ऐसे दिख रहा होगा, न्यूक्लियोसाइट,
न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है। यदि मान लो यहाँ फॉस्फेट लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। अभी हमसे जो पूछा है ये स्ट्रक्चर किसका है, न्यूक्लियोसाइड का। आंसर सीधा क्या होगा, बी, बॉम्बे, है ना। आंसर सीधा क्या होने वाला है, बॉम्बे होने वाला है। ठीक है, सीधा देखते से अपन आंसर बता सकते हैं, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, है ना। बोलो मैच लिस्ट और लिस्ट सेकंड। देखो ध्यान से, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो पहले, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, है ना। सबसे पहले जो कंफर्म है, मैच द कॉलम, यही कर रहे हैं अपन हर बार, है ना। जो कंफर्म है सबसे पहले उसको पकड़ो। डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, डीकंपोजिशन हो रहा है, बताओ डीकंपोजिशन मतलब बोलो। सबसे पहले डीकंपोजिशन हो रहा है मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। डीकंपोजिशन है H2O2 फर्स्ट ऑर्डर। और ये बोलो सनलाइट की जो प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है उसको बोलते हैं फोटो सेंसिटाइजेशन, है ना, फोटो सेंसिटाइजेशन बोलते हैं। तो बोलो बी का, ये भी कंफर्म हो सकता है, बी का बोलो क्या होगा, फोर्थ होगा। बी का फोर्थ कहाँ कहाँ दिख रहा है, चेक कर लो। बी का फोर्थ, बी का फोर्थ जो है, बोलो बी का फोर्थ केवल एक ही में दिख रहा है क्या, बी का फोर्थ देखो ये, है ना। देख लो बी का बोलो ये फोर्थ, सीधा बोलो बी एक ही जगह दिख रहा है, बी का फोर्थ और कहीं आ नहीं रहा है, चेक कर लो। बी का फोर्थ और कहीं नहीं आ रहा है। फिर बोलो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। बोलो ए का क्या हो गया, थर्ड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलो ये भी एक कंफर्म ही है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर बाय अल्कली, है ना। सी का बोलो क्या हो जाएगा, सी का बोलो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अल्कली मतलब बेस, है ना। अल्कली मतलब यदि ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है ना, और यदि ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बोलो अल्कली, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन जब ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो एसिड की प्रेजेंस में, है ना, एसिड की प्रेजेंस में हो, एसिड की प्रेजेंस में हो, तो वो क्या होने वाला है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो क्या होगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। बिल्कुल ध्यान रखना, दोनों एग्जाम्पल को बिल्कुल फोकस करके ध्यान से रखना है ना, बिल्कुल ध्यान से रखना है। और बिल्कुल बहुत सिंपल टाइप का सीधा एग्जाम्पल पूछा है, कुछ भी खास बात नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द रिएक्शन, है ना, Cr2O3 प्लस बोलो दो एल्यूमिनियम दिया है, Al2O3 क्रोमियम, है ना। एक तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, डज नॉट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं होती है ना रिएक्शन। अच्छा डेल जी नेगेटिव दिया है, मतलब स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन अपने आप हो जाएगी, लेकिन रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी, है ना। रूम टेम्परेचर पे नहीं होती, बिकॉज कमरे ताम पे नहीं होती, क्योंकि, है ना, Cr2O3 इज अनस्टेबल। बिल्कुल ऐसा कोई रीजन नहीं होता है, बिल्कुल ये स्टेबल होता है, ठीक है। यदि स्टेबल नहीं होता तो यहाँ रिएक्शन ही नहीं हो पाती, ठीक है। उसके बाद बोलो एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन क्रोमियम। बिल्कुल ये बात भी गलत होने वाली है, ये दोनों ही बात क्या होने वाली है, गलत होने वाली है, ठीक है। लेस रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम तो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। फिर बोलो सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। कोई भी रिएक्टेंट जो होता है ना, जो खुद की जो एनर्जी होती है उनके पास, उसको बोलते हैं प्राइमरी एवरेज एनर्जी। उस पर वो रिएक्शन नहीं करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, बाहर से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ती है, जिससे वो किसके बराबर एनर्जी कर लेते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर क्या कर लेते हैं, एनर्जी कर लेते हैं। और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर जैसी एनर्जी होगी तुरंत जो है रिएक्शन होकर क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल एनर्जी की क्या होने वाली है, रिक्वायरमेंट होने वाली है। एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज, इससे अपने कोई लेना देना नहीं है। सीधा आंसर क्या आएगा, सी आएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। Which one of the following statements is not correct? हाँ, कौन सा करेक्ट नहीं है ना, कौन सा सही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा है। कौन सा कथन सही नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ो, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है कि ऑप्शन नहीं है, ये क्या है, स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ कथन अपने को दिए गए हैं ना। तो बोलो डी, मतलब बोलो डी बोला गया है ना। जो अपना ये जो क्वेश्चन है ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, उसके अंदर अपन एक नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, डी और बोलो एल, है ना। डी और एल कब पढ़ाया जाता है, जब अपना हाईएस्ट नंबर ऑफ कायरल कार्बन पे क्या होता है, जो OH होता है, वो OH यदि RHS यदि आ जाए राइट हैंड साइड पर तो क्या लगाया जाता है, डी लगाया जाता है। और यदि OH जो है LHS आ जाता है तो हम उसमें क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं, ठीक है। तो बोलो क्या बोला है, डी फ्रक्टोज, और बिल्कुल फ्रक्टोज, और ये माइनस का मतलब होता है स्मॉल डी, है ना। जो डेक्स्ट्रो रोटेटिव और लियो रोटेटिव जो होता है ना, जो लाइट को, जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, है ना, ध्रुवित प्रकाश को क्या करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना, ऑप्टिकल आइसोमर, है ना, जिसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, है ना। तो देखो फ्रक्टोज जो है लेवुलोज होता है, बिल्कुल, है ना। तो बिल्कुल डी माइनस फ्रक्टोज एग्जिस्ट इन फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। बिल्कुल फ्रक्टोज जो है फ्यूरेनोज में होता है और ग्लूकोज जो है पायरेनोज स्ट्रक्चर में होता है। हेवर्थ स्ट्रक्चर होते हैं इनके, है ना, हेवर्थ संरचना जिसको बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट कैसा होने वाला है, करेक्ट। फिर बोलो डी प्लस, मतलब बोलो ये डी में होगा, ये बिल्कुल फ्रक्टोज कैसा होता है, स्मॉल एल, ये कैसा होता है, डी होता है ना। बोलो डी ग्लूकोज एग्जिस्ट इन पायरेनोज स्ट्रक्चर, बिल्कुल ये भी कैसा होने वाला है,
करेक्ट होने वाला है। इसके बाद बोलो, है ना, अपने को गलत पूछा है, जो गलत है वही अपना सही आंसर होगा। उसके बाद देखो इन सुक्रोज, सुक्रोज के अंदर देखो दो मोनोसेकेराइड यूनिट जो है वो किससे जुड़ी होती है, बोलो पेप्टाइड लिंकेज से। बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल कैसा होने वाला है, गलत होने वाला है, क्योंकि दो मोनोसेकेराइड यूनिट के बीच में, मोनोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के अंदर जब दो मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जुड़ती है तो कौन सा बंध बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, वो होता है ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है या ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद बोलो माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल ये भी क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है, ठीक है। जितने भी डाइसेकेराइड हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं केवल सुक्रोज को छोड़ के। सुक्रोज कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं वो भी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। नोट्स में ऐसे कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो बोलो इसके बाद देखो पेंटा एसिडेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सी एमाइन, बिल्कुल ये पेंटा एसिडेट, जो ग्लूकोज का जो पेंटा एसिडेट होता है ना, ये हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कर जाता है ना, ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पेंटा एसिडेट या पेंटा एसिडेट ऑफ ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा है, करेक्ट है, नहीं करता है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो बोलो एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होने वाला है, बोलो कौन सा आंसर आएगा, ओनली सी, है ना, सी अपना आंसर आने वाला है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट से ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए व्हाट विल बी द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड का आईयूपीएक नेम अपने को बताना है, मतलब आईयूपीएसी नेम बताना है, ठीक है। सबसे पहले पीसीसी का सिलेक्शन किया जाएगा, तो बोलो सीएचओ का कार्बन को अपन क्या करेंगे, पीसीसी के अंदर क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इंक्लूड करते हुए, इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए इस तरीके से मैंने क्या किया, पीसीसी का सिलेक्शन किया। सबसे पहला नंबर उसी कार्बन को दिया जाता है जो कार्बन कंटेनिंग वाला जो फंक्शन ग्रुप होता है ना। बोलो सबसे पहला नंबर इसी को दिया जाएगा, 1 होगा, 1 के बाद बोलो 2 होगा, ये बोलो क्या होगा 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और ये बोलो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। सबसे पहली बात कि पीसीसी कितने कार्बन की होगी, 8 कार्बन की, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्ट दिखना चाहिए, कहीं ना कहीं क्या दिखना चाहिए, ऑक्ट। और बोलो 2 बार डबल बॉन्ड आ जाता है तो ऑक्ट की जगह ऑक्टा, मतलब एल की जगह एल्का का यूज अपन करते हैं, तो बोलो ऑक्ट की जगह क्या आएगा, ऑक्टा। बोलो ऑक्टा यहां भी दिख रहा है, ऑक्टा बोलो यहां भी दिख रहा है, ठीक है। दो जगह अपने को ऑक्टा दिख रहा है, ठीक है, 2 जगह अपने को ऑक्टा दिख रहा है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है ना। ये भी ऑक्टा है और बोलो ये भी क्या होने वाला है, ऑक्टा होने वाला है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, बोलो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो यदि अपन नंबरिंग करें ना, नंबरिंग में देखो 1 2, देखो ये साइड चेन हो गई, ये भी बोलो साइड चेन हो गई, क्या बोलेंगे 3 और 7, 3,7 डाइमिथाइल। देखो 3,7 डाइमिथाइल कहां दिख रहा है, 3,7 डाइमिथाइल अपने को यही दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद डाई इनल तो अपने को दिख रहा है। बोलो एक ही बार में अपना आंसर आ गया, 2 चीजों को चेक करेंगे, आंसर एग्जैक्ट अपने को मिल जाएगा, ठीक है क्या। सबसे पहले पीसीसी चेक कर लो, 1-2 ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो जाएंगे अपने, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैथोडिक रिएक्शन इन अ फ्यूल सेल, ठीक है। फ्यूल सेल के अंदर कैथोडिक रिएक्शन पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए कैथोडिक बोला है तो पहले देख लो, है ना, पहले देख लो कैथोड की रिएक्शन। कैथोड का मतलब कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, 8 कैथोड के बारे में बात करते हैं, सभी लोग ध्यान से देखें। 8 कैथोड पर क्या होता है, बोले कैथोड पर तो रिडक्शन होता है, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। एनोड पर क्या होता है, एनोड में O आता है, O से, इस O से अपन ने ऑक्सीडेशन बनाया था, है ना, इस O से अपन ने क्या बनाया था, ऑक्सीडेशन बनाया था। बोलो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है वो अपना आंसर हो सकता है। वैसे तो सीधा सीधा आंसर फ्यूल सेल का जो क्वेश्चन है, सीधा सीधा ये रिएक्शन होने वाली है। फ्यूल सेल की कैथोड पे जो है ये रिएक्शन होती है, बिल्कुल अपने को याद रखना है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दान हो रहा है, मतलब इसमें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, दान हो रहा है, मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये रिएक्शन बिल्कुल भी फ्यूल सेल की नहीं है। फ्यूल सेल की रिएक्शन जो है मतलब 2 में से कोई एक रहेगा, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। लेकिन फ्यूल सेल की जो रिएक्शन है बिल्कुल यही होने वाली है, O2 + H2O। बिल्कुल एग्जाम्पल अपन ने पढ़े हुए हैं, ठीक है क्या, बिल्कुल एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं। लास्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अपन लास्ट में जो सेल पढ़े हैं, ड्राई सेल वगैरह, फ्यूल सेल वगैरह, है ना, लेड संचायक सेल अपन ने पढ़ा है, लेड चेम्बर, है ना, ये सारे सेल जो अपन ने पढ़े हैं ना, लेड सीसा संचायक सेल जिसको अपन ने बोला था, ये थोड़ा बहुत याद हो, लेड स्टोरेज जिसको बोला था ना, लेड स्टोरेज जिसको बोला था, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, है ना, लिस्ट सेकंड। देखो
लीस्ट सेकंड, ठीक है। देखो सबसे पहले पेन किलर है ना, दर्द निवारक, बिल्कुल मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन जो कंफर्म है उसको सीधा पकड़ो, ठीक है। दर्द निवारक मतलब जो दर्द को खत्म करेगी, दर्दनाशक बोलो जो दर्द को नाश करेगी, बोलो ये सीधा आंसर हो गया। बोलो ए का क्या आने वाला है, सेकंड, एनाल्जेसिक जिसको बोलते हैं, ए का सेकंड। ए का सेकंड कहाँ कहाँ आ रहा बताओ, ए का सेकंड यहाँ आ रहा, ए का सेकंड यहाँ आ रहा, बोलो यहाँ का ए का थर्ड, ए का थर्ड मतलब बी और डी खत्म हो गया। बोलो ऑप्शन को काटना सीखो, पहले ऑप्शन खत्म करना सीखो, ठीक है। उसके बाद बोलो ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, ट्रैंक्विलाइजर है ना, ये डिप्रेशन को क्या करती है, खत्म करती है, बिल्कुल ये भी कंफर्म वाला क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, ट्रैंक्विलाइजर इसको बोलते हैं ना। बोलो डी का क्या आएगा, फोर्थ, डी का फोर्थ, और देख लो डी का फोर्थ, बोलो डी का फोर्थ यहाँ है, डी का फोर्थ यहाँ नहीं है, मतलब ये खत्म, ये एक ही बार में आंसर आ गया। और देख लो देखिए, रिड्यूसिंग फीवर, बुखार कम करना मतलब टेम्परेचर कम करना, बुखार कम करना मतलब देख लो ज्वर नाशक, ज्वर और बुखार एक ही बात है। बोलो ये आ जाएगा, सी का क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, सी का फर्स्ट, देखो इससे भी कंफर्म हो गया, आंसर सीधा क्या आने वाला है, ए आने वाला है, ठीक है क्या, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यार, है ना, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन P से क्या बन रहा है, बोलो Q, है ना, P से क्या बन रहा है Q। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे, क्वेश्चन कहाँ का क्वेश्चन है ये, पहले ये क्वेश्चन पढ़ के चैप्टर का नाम सोचो और जल्दी से चैप्टर में जाओ, है ना। क्वेश्चन जो है ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन होने वाला है। एक रिएक्शन अपने को दी है, देखो ध्यान से, रिएक्शन दी है, P से क्या बन रहा है, बोलो P से क्या बन रहा है, बोलो Q बन रहा है, P से क्या बन रहा है, Q बन रहा है, ऐसा अपने को बोला है, ठीक है। और इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट मतलब K दिया गया है, कितना दिया है 0.8 इंटू बोलो 10 की पावर बोलो माइनस क्या हो जाएगा 3, और यूनिट जो अपने को दी है मोल, और फिर बोलो लीटर इनवर्स, और फिर बोलो सेकंड इनवर्स, ये जो यूनिट है। अच्छा, रेट कांस्टेंट की जो है वो जीरो ऑर्डर के लिए भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कोई सा भी लगाया जा सकता है, लेकिन लगाना कौन सा है ये अपने को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आए तो सबसे पहले रेट कांस्टेंट की यूनिट दी है, उस यूनिट को देख के अपन पहचान सकते हैं कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। तो अपने को ऐसा दिख रहा है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मतलब रिएक्शन जो होगी कौन सी होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब बोलो अपने को कंसंट्रेशन P का कितना दिया है, यदि अपन P का कंसंट्रेशन देखें स्टार्टिंग में तो कितना दिया है, बोलो 10 m दिया है, कितना दिया है 10 m दिया है। उस केस में ये कितना होगा, बोलो जीरो, कुछ बने ही नहीं होगा। स्टार्टिंग में कितना दिया है 10 m दिया गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 40 मिनट के बाद Q, 40 मिनट के बाद Q का कंसंट्रेशन पूछ रहा है, ना कि P का पूछ रहा है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। ये P का नहीं पूछा जा रहा है, Q का कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सबसे पहले K इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला होता है जीरो ऑर्डर के लिए A नोट माइनस बोलो 80 और डिवाइड में क्या आएगा टाइम। अब A नोट क्या होने वाला है, इनिशियल अमाउंट, और 80 क्या होगा, लेफ्ट अमाउंट, कितना बचा हुआ है। मैं रिएक्शन लगाऊंगा, मतलब ये जो फॉर्मूला लगा रहा हूं ये किसके लिए लगाऊंगा, रिएक्टेंट के केस में लगा रहा हूं, ठीक है। रिएक्टेंट केस में लगाया जा रहा है। बोलो K की वैल्यू कितनी दी, K की वैल्यू दी है 0.8 इंटू बोलो 10 की पावर माइनस 3, फिर बोलो A नोट कितना दिया है, स्टार्टिंग में बोलो 10 m दिया गया है, माइनस बोलो 80, है ना, फिर बोलो टाइम कितना दिया है 40। अच्छा, मिनट में दिया है। यहाँ जो अपने को ऑप्शन दिए गए है ना, यहाँ जो वैल्यू है ये किस में है, सेकंड में। तो अपने को जो ऑप्शन रखना पड़ेगा ना, टाइम जो रखना पड़ेगा वो किस में रखेंगे, बोलो सेकंड में। तो बोलो इंटू क्या करेंगे, बताओ इंटू क्या करेंगे 60, ठीक है। चलो इसको सोल्व करेंगे तो 0.8 इंटू बोलो 10 की पावर माइनस 3 इंटू बोलो 40 इंटू बोलो 60 इक्वल बोलो कितना आएगा 10 m, है ना, मतलब 10 रख दो ना, m हटा देते हैं, ठीक है, m, है ना। चलो इसके बाद बोलो, है ना, इसके बाद बोलो ये क्या हो गया 10, इसके बाद बोलो माइनस AT हो जाएगा, ठीक है। चलो जब इसको सोल्व करेंगे अपन, है ना, इसको सोल्व करो, चलो 0.8, है ना, डिवाइड में 1000 कर देता हूं, चलो इंटू बोलो 40 इंटू बोलो 60, है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा अपने को करना पड़ेगा, है ना, एक दो क्वेश्चन ही आएंगे कैलकुलेशन के, ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो बोलो, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ गया, बोलो 10, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो 192 आएगा, और डिवाइड में बोलो कितना बचा 100, ठीक है। इक्वल में बोलो 10 माइनस बोलो क्या आएगा 80, ठीक है। चलो यहां से यदि अपन आगे बढ़े, देखो ध्यान से, है ना, ये कितना आएगा 1.92 आएगा, इक्वल बोलो, है ना, इक्वल बोलो 10 माइनस क्या करूंगा 80, 10 माइनस 80, यदि मुझे 80 निकालना हो तो क्या करूंगा 10 माइनस बोलो 1.92, है ना, इधर आ जाएगा ये, ठीक। चलो जब यहाँ पे 80 निकाला जाएगा तो कितना आएगा, माइनस करो, चलो ये 1 गया तो 9 और 0.92 बोलो 8 बोलो 08 आ जाएगा, 8.08। ये 80 आया है कितने मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद मेरे पास 80 आया, मतलब ये मेरे पास क्या था, ये जो 10 m था ये मेरे पास क्या था A नोट।
अब 80 जो आफ्टर 40 मिनट है, आफ्टर 40 मिनट, बोलो ये कितना आने वाला है, 8 पॉइंट बोलो 08 है ना, ये क्या है मेरे पास 80, ये आएगा बोलो 80, मतलब 40 मिनट के बाद ये इतना बचा है, पहले ये इतना था, 40 मिनट जब रिएक्शन हुई तो ये P किस में गया होगा, Q में, Q बनता जा रहा है, Q बनता जा रहा है, और ये बोलो ये कितना बचा है, 8.08 बचा है, 80, ये रिएक्टेंट केस में अपन लिखा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो मुझे पूछा क्या है, मुझे तो Q पूछा है, मुझे P नहीं पूछा, मुझे क्या पूछा है, Q पूछा है। तो बताओ Q कैसे निकालेंगे, तो मुझे ये पता है कि जब इसका एक खत्म होता है तो इसका एक बनता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से चेक कर लो, इसका जब एक जब इसमें कन्वर्ट होगा तो ये कितना बनेगा, एक, जब ये 2 जाएगा तो ये 2 बनेगा, जब ये 3 जाएगा तो 3 बनेगा। बताओ ये कितना खत्म हुआ होगा, है ना, ये कितना खत्म हुआ, तो बताओ यहाँ का चेंज निकालेंगे, पहले 10 था, अब कितना बचा है, 8.08 बचा है, ठीक है। तो ये कितना खत्म हुआ होगा, P कितना खत्म हुआ, तो P जो खत्म हुआ बोलो 10 माइनस 8.08 कर दूं तो बोलो कितना आएगा, 1.92, ये खत्म हो गया, P किस में चला गया, Q में, तो बोलो ये बना भी कितना होगा 1.92, बोलो 40 मिनट के बाद ये इतना बचा है और ये इतना, ये बना है, ये इतना बचा है और ये इतना बना है। बिल्कुल आंसर क्या होने वाला है, बताओ आंसर क्या होगा, ए, आंसर क्या होगा, ए होगा। बिल्कुल इस तरीके की कैलकुलेशन अपने को इस क्वेश्चन में करना पड़ेगी। बिल्कुल जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे मैक्सिमम केस में, है ना, और यूनिट वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए, लिस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग वुड बी, है ना, बताओ कम क्षारीय यौगिक बताना, है ना। हाइड्रोक्साइड, मेटल के जब हाइड्रोक्साइड दिया जाए, है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड जब दिया जाए, है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड की केस में, मेटल हाइड्रोक्साइड जब बोला जाए, है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड केस में यदि बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जा रही है ना, क्या पूछी जा रही है, बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जा रही है मेटल हाइड्रोक्साइड में, सब जगह लगेगा ये, है ना, सब जगह बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जा रही है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, बोलो बॉन्ड लेंथ, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी OH उतने ही जल्दी से क्या हो जाएगा, दान हो जाएगा, तो उतनी ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। अब मुझे पता है कि जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से कहां जाते हैं, राइट में जाते हैं, तो साइज क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसका मतलब यहां यदि OH लगा है, यहां यदि OH लगा है, यहां यदि OH लगा है, तो बताओ कौन सा OH जल्दी डोनेट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ साइज ज्यादा है, ये वाला OH जल्दी डोनेट हो जाएगा, यहाँ वाला OH जल्दी से डोनेट नहीं होगा, क्योंकि पास में बंद लंबाई कैसी कम है, OH आसानी से बाहर नहीं जाएगा। जब बंद लंबाई कम हो जाती है तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बॉन्ड कैसा हो जाता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ये बॉन्ड थोड़ा कैसा होगा, दुर्बल होगा, वीक होगा। क्लियर है, तो बोलो सबसे पहले ये एलिमेंट कौन से हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ध्यान से देखो, लेंथेनाइट सीरीज, है ना, लेंथेनम के बाद जो आता है, लेंथेनम के बाद बोलो सीरिया प्रसाद नंदन, बिल्कुल अपने को ट्रिक पता होगी, है ना, सीरिया प्रसाद नंदन, PM, बोलो PM, समर, बोलो यूरोप में, है ना, यूरोप में गधों पर, बोलो गधों पर तरबूज, डोए, ऐसी थी ट्रिक, बोलो डोए, हर टाइम, बोलो हर टाइम क्या है, बोलो इलू, बोलो हर टाइम क्या है, इलू, बोलो सबसे पहले, है ना, यहाँ पे OH लगा है ना, यहाँ पे सब जगह क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे अपन चेक कर लेंगे, और यहाँ तक क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, बताओ, और साइज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, साइज कम हो रही है, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। सबसे कम बेसिक कौन सा होगा, यही होगा, क्योंकि सबसे छोटा साइज इसी का होता है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में देखा अपने, सबसे छोटी साइज लुटेशियम का होता है। बोलो सबसे कम बेसिक, क्योंकि लिस्ट बेसिक पूछा है, सबसे कम पूछा है। क्वेश्चन को पहले बड़े ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है क्या। नेक्स्ट बात करते हैं, सभी को मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मिथाइल प्रोपेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना, यहाँ प्रोपेन लिखा है और वहां प्रोपीन लिखा है, इसको करेक्ट करेंगे, प्रोपीन लिखना है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले, है ना, इसमें विलियमसन रिएक्शन, हम लोगों ने विलियमसन रिएक्शन के बारे में अपने सुना होगा। सबसे पहले जो है, यदि मैं RX की रिएक्शन, है, यदि मैं RX की रिएक्शन बोलो किसके साथ करा दूं, RX की रिएक्शन बोलो RONA के साथ में। ये RONA क्या होता है, पहले देखो, RONA जो है ये क्या होने वाला है, एल्कोहलिक NaOH। जब एल्कोहलिक NaOH RX के साथ आता है तो एल्किन बनता है, बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, ठीक है। अब देखो, या तो इसको ऐसा लिखा जाए, या फिर बोलो एल्कोहल लिखा मैंने और क्या लिख दिया, बोलो NaOH, है ना, और इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है, बोलो RONA बनता है, ठीक है। अब देखो, यदि ये RX जो है यदि 1 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री है, और ये वाला R जो है 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, बोलो 3 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और बोलो 3 डिग्री हो सकता है। तो उस केस में यहाँ क्या बनने वाला है, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ क्या बनने वाला है, ईथर बनने वाला है। यहाँ क्या बनेगा बताओ, ईथर बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, ईथर बनेगा। लेकिन यदि ये RX जो है,
यदि ये RX जो है RON है ना, बोलो ये RX जो है कैसा है, बोलो 3 डिग्री है ना, ये RX बोलो कैसा है 3 डिग्री है, और ये बोलो कैसा है 1 डिग्री है ना, ये कैसा है बोलो 1 डिग्री है। जब ये 1 डिग्री रहेगा और ये 3 डिग्री रहेगा, तब उस केस में यहाँ क्या बनने वाला है, एल्कीन बनने वाला है, ये कंफर्म है ना। यहाँ 3 डिग्री है बोलो, यहाँ पे जो है अपना ये भी हो सकता है ना, ये तो 1 2 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है ना, ये तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि ये 3 डिग्री हो गया ना, या फिर 2 डिग्री हो गया, तो फिर उस केस में क्या बनेगा, उस केस में क्या बनने वाला है, एल्कीन बनने वाला है। अब देखो ध्यान से ना, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले है ना, बोलो ये RX कैसा है 3 डिग्री, और ये बोलो क्या होने वाला है CH3ON है ना। तो बोलो ये तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि ये 3 डिग्री आ रहा है तो बोलो हम क्या बोलेंगे, एल्कीन बनेगा। बोलो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ठीक है, फिर बोलो ये कैसा आ रहा है 1 डिग्री है ना, बोलो ये कैसा आ रहा है 1 डिग्री, इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा बताओ, ईथर बनेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, बिल्कुल यहाँ क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ये बोलो फिर से 1 डिग्री क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ठीक है, और यहाँ बोलो 2 डिग्री तो यहाँ क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, दो जगह तो ईथर बन रहा है, 2 जगह एल्कीन बन रहा है, मतलब ये वाले ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, या तो ए होगा या फिर बोलो 4th होगा है ना, 2 में से कोई एक ऑप्शन आने वाला है। लेकिन उसने बोला है, प्रोडक्ट का नाम दिया है 2 मिथाइल प्रोपेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, बोलो 2 मिथाइल प्रोपेन बनना चाहिए। तो बताओ सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं, देखो रिएक्शन देख लेते हैं है ना। रिएक्शन देखेंगे तो बोलो बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कराना है, कार्बन है ना, ये बोलो CH3 और बोलो ये क्या आ गया Br। ठीक है, तो एक बार तो ब्रोमीन बाहर गया, और बीटा हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा है ना, बीटा हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा तो बोलो CH3C है ना, CH3C डबल बॉन्ड, और ये बोलो CH2, और यहाँ बोलो क्या आएगा CH3। क्या ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है क्या, एक बार PCC का सिलेक्शन कर लो यार, देखो 1 2 है ना, 1 2 3 2 मिथाइल, और बोलो क्या आ जाएगा प्रोपीन, मतलब आंसर तो पहले ही है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है, क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। द मोस्ट रिएक्टिव हैलाइड टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की जो क्रियाशीलता है, जो रिएक्टिविटी है, वो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करती है। कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हम बोलेंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। चलो कार्बोकेटायन बना लो, यहाँ का बॉन्ड तोड़ो, ये बना कार्बोकेटायन, यहाँ का बॉन्ड तोड़ो, ये बना कार्बोकेटायन, यहाँ का बॉन्ड तोड़ो, ये बना कार्बोकेटायन, यहाँ का बॉन्ड तोड़ो, ये बना कार्बोकेटायन। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बताओ देखें, 2 डिग्री बेंजालिक। बोलो सीधा सीधा आंसर आ रहा है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2 डिग्री बेंजालिक कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल होता है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी कूलम मोल इनवर्स है ना आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू Mn2 है ना, ये कन्वर्ट हो रहा है। देखो ध्यान से, ये MnO4 माइनस जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2 में। कितना चार्ज है ना, गुलाम पर मोल, मतलब वही कितना चार्ज है ना। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बोलो, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, फेराडे या फिर इक्विवेलेंट, दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर। और एक फॉर्मूला था मोल इंटू बोलो वैलेंसी फैक्टर यहाँ क्या होगा, चेंज इन इलेक्ट्रॉन है ना। बोलो यहाँ से जब यहाँ जाएंगे, बोलो ये +7 में है और ये बोलो +2 में है, कितने का चेंज आ रहा है, बोलो 5 का। कितने का, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 5, पता ही है अपने को। ठीक है, और मोल कितना दिया 1 इंटू बोलो 5, बोलो कितना फेराडे लगेगा, 5 फेराडे। ठीक है, लेकिन इस फॉर्म में ऑप्शन नहीं दिया है ना। फिर मुझे पता है कि 1 फेराडे इज इक्वल टू क्या होता है, 1 फेराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलाम है ना, कूलाम चार्ज होता है, बोलो कूलाम पर मोल होता है। तो बोलो 5 इंटू बोलो 96500, जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, डी, डमरू। सीधा आंसर क्या आ जाएगा, डमरू। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सीधा नोट्स में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं आगे। बताओ सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, ZnS AgCl AgBr AgI शो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट है ना। सीधा सिंपल, ये ऐसे कैसे नोट्स में लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल एग्जांपल याद ही करने पड़ेंगे है ना, इसका कोई दूसरा तरीका है नहीं, बिल्कुल याद रखना है ना। बोलो सीधा आंसर, ये फ्रैंकेल डिफेक्ट के ही एग्जांपल है, सारे एग्जांपल किसके हैं, फ्रैंकेल डिफेक्ट के। सिल्वर के तीनों हैलाइड और ZnS जिंक ब्लेंडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकेल डिफेक्ट के एग्जाम्पल होने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बोलो पैराग्राफ का क्वेश्चन आया है ना, 41 से 45 है ना। बिल्कुल पैराग्राफ को अपन बिल्कुल अच्छे से रीड कर लेंगे है ना। पैराग्राफ मैंने तुमको पहले भी क्वेश्चन सोल्व कराए हैं पैराग्राफ के। केमिस्ट्री के अंदर कभी भी पैराग्राफ से क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, पहली बात तो है ना। बिल्कुल ये बात अपने दिमाग से निकाल देना है कि 2 पैराग्राफ आएंगे या 3 पैराग्राफ आएंगे या 1 पैराग्राफ आएगा तो 5-10 क्वेश्चन अपने ऐसे ही से हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होगा। पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन बिल्कुल भी सही नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए
देख लो ध्यान से पैराग्राफ को, है ना। अब मैं सीधे क्वेश्चन पे आऊंगा, है ना। ये हिंदी में अपने को पैराग्राफ दिया गया है ना, बिल्कुल अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अपने को पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन जो है पैराग्राफ पढ़ने के बाद यदि तुमसे क्वेश्चन बनता हो तो देखो ध्यान से, देखिए, है ना। नाइट्रोजन गैस जो है ना, नाइट्रोजन एक गैस है, N2 मतलब गैस है, और P4 जो है वो क्या है, सॉलिड, ठीक है। ऐसा कोई सा भी रीजन उसके अंदर नहीं दिया गया है एग्जैक्ट कि तुमको क्वेश्चन पढ़ के आंसर वहां मिल जाए, ठीक है। देखो नाइट्रोजन बिल्कुल गैस है ना, नाइट्रोजन जो है वो क्या है, गैस है, बिल्कुल गैसी स्टेट मिलती है। लेकिन जो P4 है वो कैसा है, बोलो सॉलिड है। P4 कैसा है, बोलो सॉलिड है। नाइट्रोजन गैस है और P4 कैसा है, बोलो सॉलिड है। इसका रीजन क्या होने वाला है कि नाइट्रोजन जो है वो पी पाई बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल होते नहीं है ना, पी पाई बॉन्ड बनाता है। लेकिन जो फास्फोरस है वो कैसा, ये वाला बॉन्ड पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। इसमें क्या है कि फास्फोरस जो है 4 सिग्मा बॉन्ड से इस तरह से जुड़ा होता है ना, बिल्कुल। ये चारों तरफ जो है चारों फास्फोरस सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं ना। तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये कौन सा होने वाला है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 4 फास्फोरस है और इसमें क्या है, 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। तो दोनों के बीच में बोलो कौन सा बॉन्ड होता है, पी पाई। लेकिन इसके अंदर जो है इसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल इस टाइप का होने वाला है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें जो है सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 4 फास्फोरस आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर पी पाई बॉन्ड है और यहाँ बोलो पी पाई बॉन्ड नहीं होता है। बिल्कुल याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई रीजन जो है अपने को पैराग्राफ में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। याद होगा तो कर पाएंगे, नहीं याद होगा तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैटेनेशन टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज वीकर देन फास्फोरस। देखो ध्यान से ना, कैटेनेशन टेंडेंसी, नाइट्रोजन के बारे में यदि बात करें, ठीक है, तो मैं अभी सिंगल बॉन्ड बना के चल रहा हूं, ठीक है। नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होते हैं, ठीक है, और फास्फोरस के पास में भी लोन पेयर होता है, लेकिन साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। साइज बढ़ जाती है तो लोन पेयर रिपल्शन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है ना। और यहाँ लोन पेयर रिपल्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा। यदि लोन पेयर का रिपल्शन मतलब प्रतिकर्षण, है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में यदि प्रतिकर्षण ज्यादा हो रहा है तो बंध आसानी से टूट जाता है, बंध कैसा हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, ठीक है। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि एटम का आपस में जुड़ना। कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी है ना, कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है ना। नाइट्रोजन श्रृंखला प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं ना, कैटेनेशन संकलन गुण जिसको बोलते हैं ना, कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है कार्बन की सबसे ज्यादा होती है। अब यदि अपन नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन जो है उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी कैसी होगी, कम, और फास्फोरस की कैसी होगी, ज्यादा। क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, पास में होते हैं, तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होने के कारण बंध कैसा हो जाता है, दुर्बल, जिससे वो आपस में जुड़ नहीं पाते हैं। तो देखो बंध दुर्बल हो जाता है। तो देखो रीजन क्या होने वाला, रीजन पूछा, बिकॉज नाइट्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज वीकर। बिल्कुल बंध कैसा होता है, वीक होता है, दुर्बल होता है, कंपेयर टू पीपी बॉन्ड, है ना। फास्फोरस जो बॉन्ड है उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में नाइट्रोजन बंध कैसा होता है, दुर्बल होता है। मतलब आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फास्फोरस फॉर्म्स PF5 बट नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म NF5। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ना। नाइट्रोजन के पास में बिल्कुल वैकेंट डी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है ना। डी ऑर्बिटल जो है, डी ऑर्बिटल बोलो कैसा होता है, तो हम बोलेंगे एब्सेंट होता है। डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन जो है 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। जब 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, अयुग्मित 5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, तो हम बोलेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन देखो ना, नाइट्रोजन को देखो, ये नाइट्रोजन 7 होता है और यहां लिखूंगा बोलो 1s2 2s2 और बोलो 2p क्या हो जाएगा, बोलो 7 है तो बोलो 2p 3 हो जाएगा, ठीक है। बोलो अब यहां बताओ, देखें अब 2d तो इसके पास होता ही नहीं है, बोलो तो ये बताओ, ये s के 2 इलेक्ट्रॉन और ये बोलो p के 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहां जुड़ेगा तो 3 ही बॉन्ड बनेंगे, बताओ जुड़ेंगे तो बोलो 3 ही बॉन्ड बनने वाले हैं। कितने बॉन्ड बनेंगे बताओ, 3 ही बॉन्ड बनेंगे। ये बोलो 3 बॉन्ड बन गए, मतलब NF3 बन सकता है, NF3 बन सकता है, लेकिन NF5 जो है वो नहीं बनेगा। NF5 जो है वो नहीं बनने वाला है, ठीक है क्या, बिल्कुल NF5 नहीं बनेगा। तो उसका रीजन देखो, देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड इन इट्स ऑक्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। मतलब वो अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर सकता है क्योंकि डी ऑर्बिटल कैसा है, एब्सेंट है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन फास्फोरस के अंदर होता है ना, फास्फोरस में होता है तो वो एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी। मेल्टिंग पॉइंट देखो, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है ना, एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट है ना, मैंने बिल्कुल ऐसी ट्रिक बताई थी, ठीक है। ऐसे गए थे और ऐसे गए थे। बोलो सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर बोलो फास्फोरस, और आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ये तो मैंने तुमको याद भी करवाया था
कि आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो यदि आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट भी याद रहेगा ना तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। बाकी में ऐसा कुछ है नहीं कि आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो, लेकिन फिर भी यदि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता है ना तो फिर बोलो यहाँ आएगा, बोलो यहाँ आएगा एसबी, है ना, यहाँ क्या आएगा, बोलो एसबी, बोलो यहाँ आएगा एसबी और यहाँ आएगा बोलो बिस्मिथ। सबसे ज्यादा बोलो आर्सेनिक, उसके बाद बोलो एंटीमनी, ना उसके बाद बोलो बिस्मिथ। देखो ध्यान से, एंटीमनी, बिस्मिथ और फास्फोरस और बोलो नाइट्रोजन, सीधा आंसर आ जाएगा ए। वैसे तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, आर्सेनिक का होता है, उसी से अपना आंसर आ रहा है, ठीक है, उसी से अपना आंसर आ रहा है। यदि एक पॉइंट भी यदि अपन ने याद कर लिया तो भी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अमोंग द फॉलोइंग एलिमेंट मेंशन्ड बिलो सम आर स्टेबल इन देयर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन और इजीली, है ना। अब देखो पहले तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो, है ना। ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि जब ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो +3 में सबसे कम स्टेबल कौन होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है ना, वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। और नाइट्रोजन फास्फोरस ही ऐसे एलिमेंट है, दो के ग्रुप दिए हैं तो बिल्कुल नाइट्रोजन तो लेना ही पड़ेगा, उसके बाद फास्फोरस का ही नंबर आता है, ठीक है, उसके बाद जो है फास्फोरस का ही नंबर आता है। प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में ये सबसे कम स्टेबल होते हैं, ठीक है। और साथ में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बिल्कुल देते हैं, ये बिल्कुल देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, जब HNO2 जो होता है, जब HNO2 होता है ये किस में जाता है, जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये आगे कन्वर्ट हो सकता है HNO3 और बोलो NO में। एक रिएक्शन पड़ी अपन ने, है, तो बोलो HNO3 और किस में जाता है, बोलो NO में ना। तो यहाँ बोलो नाइट्रोजन किस में है, +3 में, तो यहाँ बोलो नाइट्रोजन +5 में, और यहाँ बोलो नाइट्रोजन +2 में। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक ही एलिमेंट जो है, बोलो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम भी होती है और ज्यादा भी होती है, यहाँ बोलो इस जगह बढ़ रही है, इस जगह कम हो रही है, बोलो कम हो रही है मतलब रिडक्शन, बढ़ रही मतलब बोलो ऑक्सीडेशन, बिल्कुल डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है ये, ठीक है। उसके बाद बोलो फास्फोरस की रिएक्शन भी ऐसे एग्जांपल पढ़े अपन ने, बोलो H3PO3 ये कन्वर्ट होता है बोलो H3PO4 के अंदर, रिडॉक्स के अंदर भी पढ़े है ना, बोलो। और यहाँ बोलो PS3, यहाँ बोलो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3, और यहाँ बोलो कितनी आ जाएगी, 8 में से 3 गए बोलो 5, और यहाँ बोलो -3, बोलो यहाँ से बोलो क्या होगा, डिक्रीज, यहाँ से हो गए बोलो इंक्रीज। ये भी क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बोलो आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर बोलो आगे, है ना, नेक्स्ट चलो, बोलो एक बार फिर से पैराग्राफ का क्वेश्चन आया, पैराग्राफ बड़े ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन फिर से पैराग्राफ से नहीं बनने वाले हैं, बार बार बोला जा रहा है, बिल्कुल ये है ना, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सबसे पहले चैप्टर याद होना चाहिए, है ना, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है ना, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। और सरफेस केमिस्ट्री के अंदर भी बोलो 3 टॉपिक थे, एक कोलाइडल सॉल्यूशन था, एक बोलो एडसॉर्प्शन था, और तीसरा बोलो कैटालिसिस था। बोलो ये कहां से आ रहा है, ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है, एडसॉर्प्शन। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा, है ना, क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, बिल्कुल। ये बोलो फ्रेंडलिच इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी, है ना, फ्रेंडलिच इक्वेशन। क्वेश्चन देखो इसका पहला क्वेश्चन देखो, बोलो गैस दी है, क्रिटिकल टेम्परेचर दिया गया है ना, क्रांतिक तापमान जिसको बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा, है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस शोज मैक्सिमम एडसॉर्प्शन ऑन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल। मैक्सिमम एडसॉर्प्शन कब ज्यादा होता है, कब कम होता है, ये बिल्कुल अपन पढ़ के आए हैं ना। बोलो एडसॉर्प्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, बिल्कुल जो दिया है उसी से बात करेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लिक्वेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी जल्दी से कोई गैस लिक्विड में, द्रव में बदलती है, हम बोलेंगे एडसॉर्प्शन उतनी जल्दी से होगा। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्रांतिक तापमान जिसका ज्यादा होगा, हम बोलेंगे एडसॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो बोलो ये सबसे ज्यादा वैल्यू तो पहचान सकते हैं, बोलो SO2 है ना, 630 है। बताओ SO2 का एडसॉर्प्शन, है ना, अधिशोषण सबसे ज्यादा होगा, अधिशोषण सबसे ज्यादा होने वाला है किसका, SO2 का। चलिए नेक्स्ट व्हेन वाटर इज द डिस्पर्जन मीडियम। बताओ ये फिर से कितना सिंपल क्वेश्चन आया, है ना, डिस्पर्जन मीडियम है कौन, वाटर, द कोलाइडल सिस्टम इज कॉल्ड, बिल्कुल कितना सिंपल है, एक्वासोल, है ना, क्या होगा, एक्वासोल। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बोलो एक्वासोल। एक्वा मतलब क्या होता है, वाटर, नोट्स में ऐसे लिखा हुआ है, क्लियर कट, है ना। फिर चलो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। विच इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट्स कैन कोगुलेट अ फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्ट। सबसे पहले फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्ट, बिल्कुल कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, बिल्कुल अपने को पता है। हाइड्रोक्साइड जो आते हैं वो पॉजिटिव में जाते हैं, सल्फाइड जो होते हैं वो नेगेटिव में जाते हैं। ये कौन सा सोल होने वाला है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होंगे। मतलब यदि मुझे इसका कोगुलेशन कराना है तो कोगुलेटिंग आयन कौन सा होगा, नेगेटिव वाला। बोलो कौन सा होगा, नेगेटिव वाला, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाला। बोलो हार्ड इश्यूज लोग पढ़ क्या है, जितनी ज्यादा वैलेंसी होती है वो उतने ही जल्दी से क्या करवा देता है, कोगुलेशन करा देता है ना, स्कंदन जिसको बोलते हैं, स्कंदन करवा देता है। बोलो जब ये टूटेगा तो बोलो ये प्लस, तो यहाँ कितना माइनस आएगा, 3 माइनस। जब ये टूटेगा तो बोलो ये यहाँ कितना माइनस आएगा, 3 माइनस। यहाँ बोलो 2 माइनस, यहाँ बोलो 1 माइनस।
बोलो, और यहाँ बोलो एक और बच गया, बोलो ये माइनस, बोलो सबसे ज्यादा माइनस किस पे, इन दोनों पे, ए और बी, बोलो ए और बी कहाँ आ रहा, बी, ए और बी कहाँ आ रहा, ऑप्शन नीचे है, ये तो केवल अपने को दिए गए अलग से ना, ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, क्वेश्चन को नीचे तक पढ़ना है बड़े ध्यान से, यहीं पे गोला मत लगा देना, है यहीं पे टिक मत कर देना, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फिजिकल एड्सॉर्प्शन, है ना, विद अ फिजिकल एड्सॉर्प्शन, इट इज नॉन स्पेसिफिक, फिजिकल एड्सॉर्प्शन है ना, ध्यान से देखो, है ना, फिजिकल एड्सॉर्प्शन मतलब वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, एक केमिकल एड्सॉर्प्शन पढ़ा था और एक बोलो फिजिकल एड्सॉर्प्शन पढ़ा था, यदि कोई पार्टिकल आया एड्सॉर्बेंट का, है ना, और यहाँ बैठा एड्सॉर्बेंट पर, यदि यहाँ बॉन्ड कौन सा बन रहा, वंडरवल, तो हम बोलेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन, बोलो नॉन स्पेसिफिक होता था, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल। अच्छा पूछा क्या है, इनकरेक्ट, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इनकरेक्ट गलत पूछा है, गलत ही अपना सही होगा, गलत ही क्या होगा, अपना सही होगा, देखो तो बोलो क्या ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ध्यान से देखो, क्या ये नॉन स्पेसिफिक होता है, बिल्कुल, ये कैसा है, करेक्ट है, ऐसा लिख लिया करो, ये कैसा है, करेक्ट है, लेकिन अपना सही है क्या, नहीं होगा, ठीक है, ये कैसा है, करेक्ट है, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक होता है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन वैल्यू 80 से 240, क्या ये बात सही है, नहीं है, 20 से 40 लिखा था अपन ने, बिल्कुल ये बात कैसी है, इनकरेक्ट, ये बात कैसी है, इनकरेक्ट है। यदि ऑप्शन इस टाइप के हैं तो सीधा देख के आंसर लगा सकते हैं, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर बोलो क्या ये रिवर्सिबल है, बिल्कुल रिवर्सिबल है, क्योंकि बॉन्ड दुर्बल था, आया था और फिर पार्टिकल वापस गया था, ठीक है, रिवर्सिबल था, उत्क्रमणी था। फिर बोलो इट अराइजेस ड्यू टू वंडरवल, बिल्कुल ये बात भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, इनकरेक्ट ही अपना आंसर होगा, मतलब बी अपना आंसर होने वाला है, आंसर क्या होगा, बी, है ना, बोलो आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कर्व, है ना, द कर्व अबव रिलेशनशिप, है ना, इंडिकेट दैट एट फिक्स्ड प्रेशर देयर इज अ डिक्रीज इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एट हाई प्रेशर कर्व बिकम पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस इंडिकेटिंग, है ना, सेचुरेशन, है ना, सेचुरेशन है ना, ध्यान रखना थोड़ा, है ना, सेचुरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है। एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस फॉलो फ्रेंडलिच आइसोथर्मल शोन बिलो x/m इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, प्रोपोर्शनल टू। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन को पहले ध्यान से ना, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज दी ना, क्वेश्चन की जैसी लैंग्वेज दी ना, ऐसा लगता है कि जैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन दिया है ना, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो मतलब इस टाइप के ऑप्शन से ही सोल्व हो जाएंगे, ऑप्शन से ही सोल्व हो जाएंगे ना। फ्रेंडलिच की जो इक्वेशन है ना, x/m, है ना, ऐसा लिखा था kp, है ना, क्या लिखा था बोलो, kp, ऐसी इक्वेशन थी अपने पास, kp, है ना, kp की पावर बोलो 1/n, और 1/n क्या होता है, 1/n अपन ने पढ़ा है, बताओ स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप होता है, और स्लोप को निकालने का तरीका है, एक तो है टेन थीटा, एक तो क्या है बोलो, टेन थीटा, लेकिन टेन थीटा जैसा एंगल उसमें कुछ दिया नहीं है। दूसरा तरीका क्या होता है ना, रीडिंग ऑफ y एक्सिस, y/x, है ना, ये क्या होता है 1/n, y एक्सिस पे जितनी वैल्यू है और x एक्सिस पे जितनी वैल्यू है बस वो लिखना है। तो बोलो y पे कितनी 1 और ये x पे कितनी बोलो 3, तो बोलो यहाँ पे बोलो x/m और फिर बोलो kp की पावर बोलो क्या हो जाएगा 1/3, सीधा देख के, है ना, उधर क्या है बोलो ये 1/3, बस ये तो लिखना है और सीधा आंसर क्या हो जाएगा बोलो C हो जाएगा, सीधा आंसर क्या हो जाएगा बोलो C हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक जो है मेरे हिसाब से सभी को बात क्लियर हो गई होगी। ये आज जो हम लोगों ने पेपर कंप्लीट किया है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से इसको क्वेश्चन को बड़े अच्छे से सोल्व करके अपने को चेक करना है। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन यदि अपने को समझ में नहीं आता है तो अपन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर तुम लोगों को दे पाऊं, ठीक है। थैंक यू सभी को।